ओबरॉय हवेली के विशाल और आलीशान लिविंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था, जो अचानक कागजों के टेबल पर गिरने की तेज आवाज से टूट गया। आरव वहां खड़ा था और सोफे पर बैठी उस साधारण सी दिखने वाली महिला को नीचे नजरों से देख रहा था। उसने अपनी महंगी टाई को ठीक किया और उसके चेहरे पर घृणा के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसने बेहद रूखे और भावनाहीन स्वर में आदेश देते हुए कहा कि इन कागजों पर अभी के अभी हस्ताक्षर कर दो। कमरे में एयर कंडीशन चल रहा था, लेकिन वहां का माहौल आरव के गुस्से की वजह से बहुत गर्म और घुटन भरा हो गया। अनन्या ने एक बेहद साधारण सूती साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल ढीले बंधे हुए थे। बाहरी दुनिया और विशेष रूप से उसके पति के लिए वह केवल एक अनपढ़ गांव की लड़की थी जिसे किस्मत यहाँ के ले आई थी। उसने मेज पर रखा पानी का गिलास बहुत ही शांति से उठाया। आरव को उसकी यह शांति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह उसे रोते या गंगे देखता चाहता था, लेकिन वहाँ किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। पिछले 3 साल से उसने एक आदर्श और दबू पत्नी का किरदार निभाया था, मगर आज उन तलाक के कागजों को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि अब यह नाटक खत्म होने वाला है। ऊंचे हिल की सैंडल की आवाज ने एक और व्यक्ति के आने की सूचना दी। काव्या अंदर चली आई, जिसने एक बहुत ही महंगा और आधुनिक परिधान पहन रखा था और हाथ में एक विदेशी ब्रांड का बैग था। उसने अनन्या की ओर ऐसे देखा जैसे वह उसके जूते पर लगी तूल हो। वह आरव अनैसा था। वह आरव के पास आई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया, जो यह दिखाने के लिए काफी था कि अब आरव उसका अधिकार है। काव्या ने बनावटी मिठास के साथ पूछा कि क्या इसने अभी तक हस्ताक्षर किए हैं, जबकि उसकी आंखों में अनन्या के लिए केवल जहर भरा हुआ था। उसे विश्वास नहीं था कि अनन्या को कुछ समझ भी आ रहा है। आरव ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा कि शायद उसे अपना नाम पढ़ने में भी समय लगेगा। उसने अनन्या की ओर दया और घृणा के मिश्रित भाव से देखा। उसने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो, यह तलाक के कागज है, जिसका मतलब है हमारी शादी खत्म हो गई है। तुम्हें यह घर छोड़ना होगा और मैं इतना उदार हूँ कि तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ ताकि तुम सड़कों पर भूखी ना मरो। वह बहुत धीरे बोल रहा था और हर शब्द पर जोर दे रहा था, जैसे वह किसी छोटे बच्चे से बात कर रहा हो। उसकी आवाज में अहंकार साफ झलक रहा था और उसे वास्तव में विश्वास था कि अनन्या कानूनी शर्तों को समझने में पूरी असमर्थ है। अनन्या ने मेज पर रखे दस्तावेजों को देखा। सफेद कागज पर काली स्याही से लिखे शब्द उसके लिए किसी रहस्यमय भाषा की तरह नहीं थे, बल्कि वे उसके पुराने दोस्त जैसे थे। उसकी आंखों ने तुरंत शीर्षकों को स्कैन करना शुरू कर दिया। हालांकि उसका चेहरा भावहीन बना रहा, लेकिन उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। उसने देखा कि आरव और कि उसके वकीलों ने कितनी चालाकी से इन दस्तावेजों को तैयार किया था ताकि उसे एक भी रुपया ना मिले। यह एक धोखे का पुलंदिया था जिसे कानूनी भाषा में लपेटा गया था, लेकिन आरव यह नहीं जानता था कि वह किसके साथ खेल रहा है। काव्या ने अधीर होकर कहा कि हमारे पास पूरा दिन नहीं है आरव, क्योंकि हमें पार्टी के लिए देर हो रही है। उसने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा कि इस घर से वैसे भी मसालों और सस्ते तेल की बदबू आती है। काव्या को अनन्या के हाथ के बने खाने से हमेशा नफरत थी, या यूं कहे कि उसे अनन्या के अस्तित्व से ही नफरत थी। वह चाहती थी कि अनन्या तुरंत हस्ताक्षर करे और हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से दूर चली जाए। काव्या ने अपने पर्स से एक महंगा पेन निकाला और उसे मेज पर फेंक दिया, जैसे किसी भिखारी को सिक्का दिया जाता है। आरव ने सोफे की ओर कदम बढ़ाया और झुककर अनन्या की आंखों में देखा। उसने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर तुम आसानी से हस्ताक्षर नहीं करती हो तो मेरे पास तुम्हें बाहर निकालने के और भी तरीके हैं। मैं नहीं चाहता कि तमाशा बने, इसलिए चुपचाप यह काम कर दो। उसने अपनी शक्ति और प्रभाव का घमंड दिखाते हुए कहा कि तुम जानती हो कि मैं इस शहर में क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे पास ना तो परिवार है और ना ही पैसा, इसलिए मुझसे लड़ने की कोशिश भी मत करना। उसकी हर बात में धमकी छिपी थी, जो किसी कमजोर इंसान को डराने के लिए काफी थी। अनन्या के मन में पुरानी यादें ताजा हो गई। 3 साल पहले जब आरव की दादी अपनी मृत्यु शैया पर थी तो उन्होंने अनन्या से यह वादा लिया था कि वह आरव का ख्याल रखेगी। दादी जानती थी कि आरव एक अच्छा इंसान है, लेकिन वह सफलता की अंधी दाव में पटक गया है। अनन्या ने उसे मरती हुई बूढ़ी औरत की खातिर अपने सुनहरे करियर और अपनी पहचान को छिपा दिया था। उसने एक गृहिणी का रूप धारण किया और आरव के घर को संभाला, लेकिन आज आरव ने साबित कर दिया कि वह उस बलिदान के लायक नहीं था। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। दादी को दिया गया 3 साल का वचन कल ही पूरा हो चुका था। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उसने आरव की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वह डर नहीं था जिसकी आरव उम्मीद कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई गहरी नींद से जाग गया हो। यह बदलाव इतना सूक्ष्म था
कि आरव और काव्या इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। कमरे की हवा का रुख बदल रहा था। काव्या ने हंसते हुए कहा कि देखो, यह बेचारी शायद सोच रही है कि हस्ताक्षर करने के बाद वह कहाँ जाएगी। उसने आरव से कहा कि हमें इसे बस का किराया भी दे देना चाहिए ताकि यह अपने गांव वापस जा सके। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। उनकी हंसी में क्रूरता थी। वे अनन्या की गरीबी और लाचारी का मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाज नहीं था कि वे जिस महिला का मजाक उड़ावा रहे हैं वह अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुनिया में किस मुकाम पर है। उनका अज्ञान ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। अनन्या ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और पेन को अपनी उंगलियों के बीच में पकड़ा। उसकी पकड़ मजबूत और सीधे हुए हाथों वाली थी, ना कि किसी घबराई हुई महिला की। उसने कागज को अपनी ओर खींचा। आरव के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसकी जीत हो गई है और वह अपनी पत्नी से छुटकारा पाने में सफल हो गया। उसने काव्या की ओर आंख मारी, जैसे कह रहा हो कि देखा, यह कितना आसान था। लेकिन अनन्या ने कागज के निचले हिस्से पर हस्ताक्षर करने के लिए पेन नहीं चलाया। इसके बजाय अनन्या ने कागज के पहले पन्ने को पलटा। उसकी उंगलियां तेजी से पन्नों को पलट रही थी और उसकी निगाहें हरधारा और उपधारा को पढ़ रही थी। आरव ने झुंझुलाते हुए कहा कि तुम क्या कर रही हो? तुम इसे पढ़ नहीं सकती तो नाटक क्यों कर रही हो? बस आखिरी पन्ने पर अंगूठा लगा दो या जो भी लकीरें खींचनी है खींच दो। आरव को लगा कि अनन्या केवल समय बर्बाद कर रही है, क्योंकि उसके लिए यह दस्तावेज किसी विदेशी भाषा से कम नहीं होना चाहिए था। उसका धैर्य अब जवाब दे रहा था। अनन्या ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसका ध्यान पूरी तरह से शब्दों पर था। उसने देखा कि धारा 5 में संपत्ति के बंटवारे को लेकर भ्रामक शब्दाल का इस्तेमाल किया गया था। यह स्पष्ट रूप से भारतीय अनुबंध अधिनियम का उल्लंघन था। उसने मन ही मन सोचा कि आरव का वकील या तो बहुत अयोग्य है या उसने जानबूझकर यह गलती की है। यह सोचकर कि सामने वाला पक्ष अनपढ़ है, उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान आ गई जो आरव के लिए अदृश्य थी। यह एक शिकारी की मुस्कान थी जिसने अपने शिकार को गलती करते हुए देख लिया था। काव्या ने गुस्से में पैर पटका और कहा कि यह जानबूझकर हमें परेशान कर रही है। आरव, छीन लो उससे कागज और उसका हाथ पकड़कर हस्ताक्षर करवा लो। काव्या का असली रूप अब पूरी तरह सामने आ चुका था। वह न केवल मतलबी थी बल्कि हिंसक भी हो सकती थी। लेकिन आरव ने उसे हाथ से इशारे करते रुकने को कहा। वह नहीं चाहता कि किसी भी तरह उसकी शारीरिक जबरदस्ती का कोई सबूत रहे। वह खुद को एक सभ्य व्यवसायी मानता था और चाहता था कि सब कुछ कानूनी तरीके से हो, चाहे वह कितना भी अनैतिक क्यों ना हो। अनन्या ने पढ़ना जारी रखा। उसने देखा कि गुजारा भत्ता के खंड में लिखा था कि पत्नी स्वेच्छा से अपने सभी अधिकारों का त्याग करती है। यह एक और झूठ था। अनन्या को याद आया कि कैसे उसने आरव की कंपनी को पिछले साल एक बड़े संकट से बचाया था, जब उसने गुमनाम रूप से उन्हें सलाह दी थी। आरव को आज तक पता नहीं था कि वह सलाह किसने दी थी। उसने हमेशा सोचा था कि यह उसकी किस्मत थी। आज उसी कंपनी के मुनाफे से उसे बेदखल किया जा रहा था, जिसे बचाने में उसका भी हाथ था। यह कृतज्ञता की हद थी। आरव ने अपनी कलाई धकी और उसे महत्वपूर्ण बैठक में जाना था, जहां उसे एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय डील साइन करनी थी। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि मेरा समय बहुत कीमती है अनन्या, तुम्हारे इस नाटक के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अगर तुम अगले 1 मिनट में हस्ताक्षर नहीं करती हो तो मैं तुम्हें बिना एक पैसा दिए घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दूंगा। फिर तुम रोती रहना। यह उसकी आखिरी चेतावनी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उसकी नसें तन गई थी। अनन्या ने आखिरकार सिर उठाया और सीधे आरव की आंखों में देखा। इस बार उसकी निगाहों में इतनी तीक्ष्णता थी कि आरव एक पल के लिए सहम गया। यह वह नजर नहीं थी जो एक डरी हुई पत्नी की होती है। यह एक ऐसे व्यक्ति की नजर थी जो सामने वाले की हर कमजोरी को जानता है। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। काव्या भी चुप हो गई, क्योंकि उसने भी हवा में आए इस बदलाव को महसूस किया। अनन्या की शारीरिक भाषा बदल गई थी। उसके कंधे सीधे हो गए थे और उसका सिर ऊंचा हो गया था। अनन्या ने बहुत ही शांत लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा कि मुझे पेन चाहिए, लेकिन काव्या वाला नहीं। उसने अपनी शाही के पल्लू के नीचे से एक छोटा सा लाल शाही वाला पेन निकाला, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती थी। यह उसकी पुरानी आदत थी, एक वकील की आदत जो महत्वपूर्ण दस्तावेजों में गलतियां निकालने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आरव और काव्या यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उसने अपना पेन क्यों निकाला, और वह भी लाल शाही वाला। वे बस उसे घूरते रहे। अनन्या ने दस्तावेज के तीसरे पन्ने पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। वह हस्ताक्षर नहीं कर रही थी, बल्कि शब्दों को काट रही थी और उनके ऊपर कुछ लिख रही थी। पेन के चलने की आवाज़ सन्नाटे में गूंज रही थी।
आरव ने हैरान होकर पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे कागजों को खराब क्यों कर रही हो। उसे लगा कि अनन्या गुस्से में आकर कागज पर लकीरें खींच रही है। वह आगे बढ़ा ताकि उसके हाथ से कागज छीन सके, लेकिन अनन्या ने हाथ उठाकर उसे रुकने का संकेत दिया। वह संकेत इतना प्रभावशाली था कि आरव अनजाने में ही रुक गया। अनन्या ने लिखना जारी रखा, उसके धारा बार को पूरी तरह काट दिया जो उसकी गोपनीयता के अधिकारों का हनन करती थी। उसने मार्जिन में अंग्रेजी में एक नोट लिखा। उसकी लिखावट बहुत ही सुंदर और प्रवाहपूर्ण थी। यह किसी बच्चे की लिखावट नहीं थी, यह एक शिक्षित और आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति की हस्तलिपि थी। काव्या ने झुककर देखने की कोशिश की कि वह क्या कर रही है। उसने देखा कि कागज लाल स्याही से भरा जा रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आरव का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने चिल्लाकर कहा कि वह अभी भी उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका डर अब बेअसर था। अनन्या ने आखिरी पन्ने पर एक बड़ा सा गोला बनाया और उसके बगल में एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उसने अपना काम पूरा कर लिया था और अब वह अंतिम प्रहार के लिए तैयार थी। अनन्या ने पेन पर ढक्कन बंद किया, जिसकी आवाज़ कमरे में पिस्तौल की ट्रिगर की तरह गूंजी। उसने कागजों को व्यवस्थित किया और उन्हें वापस मेज पर रख दिया। उसने फिर से पानी का गिलास उठाया और एक घूंट पिया। उसकी हर हरकत में एक नजाकत और तहजीब थी जो आज से पहले कभी आरव ने गौर नहीं की थी। आज वह साई में लिपटी हुई कोई साधारण औरत नहीं लग रही थी, बल्कि किसी साम्राज्य की महारानी लग रही थी जो अपने दरबार में बैठी हो। यह परिवर्तन आरव के लिए समझ से परे था। काव्या ने व्यंग करते हुए कहा कि मुझे लगता है इसने कागज पर अपना गुस्सा निकाला है। शायद इसने हर जगह अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। वह हंसी, लेकिन उसकी हंसी में अब घबराहट थी। उसने आरव का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। उसे अनन्या से डर लगने लगा था। उसे लग रहा था कि वे किसी अनजाने खतरे की ओर बह रहे हैं। अनन्या की चुप्पी अब उन दोनों के लिए असहनीय हो गई थी। वे चाहते थे कि वह कुछ बोले, कुछ भी बोले, ताकि यह तनाव कम हो सके। आरव ने मेज से कागज उठाए। वह उन्हें फाड़ कर फेंकने ही वाला था कि उसकी नज़र लाल स्याही से लिखे शब्दों पर पड़ी। उसने देखा कि अंग्रेजी के शब्द में लिखे हुए थे। उसने ध्यान से पढ़ा, इनवैलिड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनुबंध अधिनियम की धारा 25 के तहत अमान्य। उसका दिमाग शून्य हो गया। उसने अपनी आंखें रंगे और फिर से देखा। लिखावटी अंग्रेजी में थी और व्याकरण पूरी तरह से सही था। यह कानूनी शब्दावली थी। आरव का मुंह खुला का खुला रह गया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह उसकी अनपढ़ पत्नी ने लिखा है। उसने पन्ने पलटे। हर पन्ने पर गलतियों को लाल स्याही से गोला किया गया था और सही कानूनी शब्दों का सुझाव दिया गया था। कहीं लिखा था अनबस क्लोज अस्पष्ट धारा, तो कहीं लिखा था वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। यह किसी नौसिखिए का काम नहीं था, यह किसी ऐसे व्यक्ति का काम था जो कानून को बहुत गहराई से जानता था। आरव के हाथ कांपने लगे। वह पसीने से तरबतर हो गया। उसने अनन्या की ओर देखा जो अब सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठी थी। काव्या ने पूछा कि क्या हुआ आरव, तुम ऐसे खुद को देखे हुए की तरह क्यों खड़े हो। आरव के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने कांपते हाथों से कागज काव्या को दिखाया। काव्या ने भी उसे देखा और सुन रह गई। हालांकि उसे कानून की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन वह इतना जानती थी कि अनन्या अंग्रेजी लिख सकती है और वह भी बहुत अच्छी। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उनका पूरा प्लान इस बात पर टिका था कि अनन्या अनपढ़ है। अब उनकी पूरी योजना ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। अनन्या ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज़ अब दबी हुई और धीमी नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज़ में एक अधिकार और स्पष्टता थी जो किसी कोर्ट रूम से गूंजने लायक थी। उसने शुद्ध हिंदी में कहा कि आरव, तुम्हारे वकीलों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन दुर्भाग्य से वे कानून की बुनियादी बातें भूल गए। उसने सीधे आरव की आंखों में देखते हुए कहा कि धोखाधड़ी करके तलाक लेना एक आपराधिक कृत्य है। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस आधार पर तुम पर मुकदमा चलाऊं? उसकी आवाज़ सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव की उंगलियां उस कागज पर घूम रही थी जिसे अभी अभी उसकी पत्नी ने संपादित किया था। लाल स्याही खून की तरह सफेद कागज पर बिखरी हुई थी और आरव का चेहरा उस स्याही से भी ज्यादा लाल हो रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन शब्दों को उसने अभी पढ़ा था वे किसी अनपढ़ गवार के बस की बात नहीं थे। वहाँ अंग्रेजी में साफ साफ लिखा था कि यह अनुबंध अमान्य है। उसकी सांसें अटक गई और कमरे का तापमान अचानक गिरता हुआ महसूस हुआ। वह उस औरत को देख रहा था जिसे वह 3 साल से जानता था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि वह किसी अजनबी के सामने खड़ा है। अनन्या ने अपने पैरों के एक दूसरे पर चढ़ा लिया था, सोफे की पीठ से टेक लगा ली। उसकी शारीरिक भाषा में अब वह झुकाव नहीं था
जो एक आज्ञाकारी पत्नी का होता है। उसने आरव की आंखों में सीधे देखते हुए अंग्रेजी में कहा कि धारा 25 स्पष्ट रूप से कहती है कि बिना किसी प्रतिफल के किया गया समझौता शून्य है। उसका उच्चारण इतना शुद्ध और सटीक था कि ऑक्सफोर्ड का कोई प्रोफेसर भी कमी नहीं निकाल सकता था। काव्या का मुंह खुला का खुला रह गया। जिस अंग्रेजी लहजे पर उसे इतना घमंड था वह अनन्या के सामने फीका पड़ गया था। आरव हकलाते हुए बोला कि तुम अंग्रेजी जानती हो, तुमने यह सब कब सीखा? उसका दिमाग चकरा रहा था। उसे लगा कि शायद यह कोई बुरा सपना है। जिस औरत को उसने हमेशा रसोई और घर के कामों तक सीमित समझा था वह आज उसे कानून का पाठ पढ़ा रही थी। अनन्या ने ठंडी हंसी हंसी। उसने कहा कि आरव, शिक्षा वह चीज नहीं है जो छीनी जा सके। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अनपढ़ हूँ। यह तो तुम्हारा अहंकार था जिसने मान लिया कि एक साधारण साड़ी पहनने वाली औरत बुद्धिमान नहीं हो सकती। तुम्हारी इस गलतफहमी ने आज तुम्हें इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है। काव्या ने चिल्लाते हुए कहा कि यह झूठ बोल रही है आरव। इसने जरूर किसी से यह सब रटा होगा। यह हम दोनों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। काव्या अपनी श्रेष्ठता खोने से डर रही थी। वह आगे बढ़ी और अनन्या के हाथ से पेन छीनने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने बहुत ही फुर्ती से अपना हाथ हटा लिया और काव्या का हाथ हवा में ही रह गया। अनन्या की आंखों में एक ऐसी चेतावनी थी जिससे काव्या को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अनन्या ने कहा कि अपनी हद में रहो काव्या, वरना मानहानि का ऐसा मुकदमा ठोकूंगी कि तुम्हारी सारी संपत्ति वकीलों की फीस भरने में चली जाएगी। आरव ने पसीने से तर माथे को पोंछा। उसने पूछा कि तुम आखिर हो कौन? 3 साल तक तुमने यह नाटक क्यों किया? अनन्या ने खिड़की की ओर देखा जहाँ बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि मैं वही हूँ जो तुम्हारी दादी चाहती थी, एक ऐसी पत्नी जो तुम्हारे घर को संभाले। मैंने अपना वादा निभाया आरव, लेकिन तुमने अपना वादा तो दिया। तुमने वफादारी और सम्मान का सौदा कर दिया। अब जब तुमने तलाक की मांग की है तो मैं तुम्हें वह भी दूंगी, लेकिन तुम्हारी शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर। अनन्या ने फिर से पेन उठाया और कागज के उस हिस्से पर गोला बनाया जहाँ संपत्ति के बंटवारे की बात लिखी थी। उसने कहा कि तुम मुझे एक छोटा सा फ्लैट और कुछ नकद देकर खरीदना चाहते थे, लेकिन कानूनन मुझे तुम्हारी कंपनी के शेयरों का 50% मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 सालों में कंपनी की वृद्धि में मेरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान रहा है। आरव का दिल धक से रह गया। उसे याद आया कि कैसे कई बार उसने घर पर फाइलों को खुला छोड़ा था और अगली सुबह उसे समस्याओं का समाधान मिल जाता था। उसे लगा था कि वह खुद जीनियस है, लेकिन उस सब सच्चाई सामने आ रही थी। काव्या ने घबराकर आरव का हाथ पकड़ लिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि आरव, यह औरत खतरनाक है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन आरव जानता था कि पुलिस बुलाना उसके लिए आत्मघाती होगा। अगर यह बात बाहर निकली तो उसकी पत्नी ने तलाक के एग्रीमेंट में धोखाधड़ी पाई है और उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। उसने काव्या को चुप रहने का इशारा किया। उसने अनन्या से कहा कि देखो, हम बात करके मामला सुलझा सकते हैं। तुम्हें शेयर नहीं मिल सकते, वह कंपनी मेरे पिता की है। आरव की आवाज़ में अब विनती थी, ना कि आदेश। अनन्या ने एक नया पन्ना पलटा और लिखना जारी रखा। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए आरव, मुझे तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं है। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। उसने मुआवजे वाली जगह पर एक बड़ा सा शून्य लिख दिया। आरव और काव्या हैरान रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कोई औरत करोड़ों की संपत्ति को इतनी आसानी से कैसे ठुकरा सकती है। अनन्या ने कहा कि मैं यह इसलिए कर रही हूँ ताकि भविष्य में तुम यह ना कह सको कि मैंने तुमसे कुछ लिया है। मैं इस रिश्ते से सिर्फ अपनी आत्मसम्मान लेकर जा रही हूँ। अनन्या ने अंत में हस्ताक्षर वाली जगह पर अपना नाम लिखा। उसने हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में कशिकादार अक्षरों में अनन्या लिखा। वह हस्ताक्षर किसी सेलिब्रिटी के ऑटोग्राफ की तरह लग रहे थे। उसने पेन बंद किया और कागज को आरव की तरह सरका दिया। उसने कहा कि लो आरव, तुम्हारी आज़ादी। मैंने उन सभी धाराओं को हटा दिया है जो गैरकानूनी थी और उन शर्तों को जोड़ दिया है जो एक सम्मानजनक अलगाव के लिए जरूरी है। अब यह एक निष्पक्ष दस्तावेज है। तुम इसे अपने वकीलों को दिखा सकते हो, वे भी मेरी तरह तारीफ करेंगे। आरव ने उन कागजों को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने एक हीरे को कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया था। अनन्या सोफे से उठी। उसकी चाल में अब एक गजब का आत्मविश्वास था। उसने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे वह इस घर को आखिरी बार अपनी यादों में कैद कर रही हो। उसने कहा कि मेरा सामान पहले से ही पैक है। मुझे इस घर से कुछ भी नहीं चाहिए। जो कपड़े मैंने पहने हैं वे भी मैं तुम्हें वापस भिजवा दूंगी, क्योंकि वे तुम्हारे पैसे से खरीदे गए हैं। काव्या अभी भी सदमे में थी, लेकिन उसे खुशी भी हो रही थी कि बला टली। उसने ताना मारते हुए कहा
कि तो अब तुम कहाँ जाओगी? वापस अपने गांव भैंस चराने? उसे उम्मीद नहीं थी कि अनन्या रोएगी या मदद मांगेगी, लेकिन अनन्या ने काव्या के पास जाकर उसके कान में बहुत धीरे से कहा कि मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ तुम सपने में भी नहीं पहुँच सकती। और याद रखना काव्या, जो जगह खाली होती है उसे भरने के लिए अक्सर कचरा ही आता है। काव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। आरव ने अनन्या को दरवाजे तक जाते हुए देखा। उसे रोकने की इच्छा हुई, लेकिन उसका अहंकार आगे आ गया। उसने पूछा कि क्या हम दोबारा मिलेंगे? अनन्या ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, ना प्यार ना नफरत, बस एक खालीपन था जो आरव को अंदर तक चुभ गया। उसने कहा कि हम जरूर मिलेंगे आरव, लेकिन तब परिस्थितियां अलग होगी। तब मैं याचक नहीं होगी और तुम दाता नहीं होगे। कोर्ट में मिलते हैं मिस्टर ओबरॉय। यह कहकर वह मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। बारिश तेज हो गई थी। ओबरॉय मैंसन के बाहर एक काली लग्जरी सेडान खड़ी थी। यह आरव की कोई गाड़ी नहीं थी। जैसे ही अनन्या गेट से बाहर निकली, कार का ड्राइवर तुरंत बाहर आया और उसने एक भय जाता तान दी। वह वर्दी में था और बहुत अनुशासित लग रहा था। उसने सम्मानपूर्वक पिछला दरवाजा खोला और कहा कि गुड इवनिंग मैम, हमें आपका इंतजार था। अनन्या ने सिर हिलाया और कार के अंदर बैठ गई। आरव खिड़की से यह सब देख रहा था और उसका दिमाग पूरी तरह से शून्य हो चुका था। कार के अंदर का माहौल बहुत शांत और आरामदायक था। अनन्या ने अपनी सूती साड़ी के पल्लू को ठीक किया और सीट के पास रखे एक ब्रीफ केस को खोला। उसके अंदर एक काला कोट और कुछ फाइलें रखी थी। उसने एक फाइल निकाली जिस पर लिखा था ओबरॉय ग्रुप वर्सेस राइवल्स। यह वही केस था जो आरव की कंपनी के खिलाफ चल रहा था। उसने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई कि स्वागत है क्वीन, क्या आप वापस आने के लिए तैयार है? अनन्या की खिड़की से बाहर ओबरॉय मैंसन को पीछे छूटते हुए देखा और कहा कि मैं तैयार हूँ, खेल शुरू करते हैं। आरव अभी भी लिविंग रूम में खड़ा था। काव्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि जाने दो उसे आरव, वह बस नाटक कर रही थी। वह कार शायद उसने किराए पर ली होगी हमें दिखाने के लिए, लेकिन आरव जानता था कि वह कार किराए की नहीं थी। उस कार पर जो नंबर प्लेट थी वह किसी वीआईपी की थी। उसने संशोधित अनुबंधन को फिर से देखा। हर सुधार में एक कानूनी प्रतिभा छिपी थी। उसे एक भयानक एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक पत्नी नहीं खोई, बल्कि उसने अपना सबसे बाहर रक्षक खो दिया है। रात गहरी हो गई थी और शहर की रोशनी बारिश में धुंधली दिखाई दे रही थी। अनन्या की कार शहर के सबसे महंगे होटल की तरफ रही थी और उसने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और अपनी आंखों को आराम दिया। पिछले 3 साल का वनवास खत्म हो गया था। उसने जो मुखौटा पहना था वह अब उतर चुका था। अब उसे ना तो किसी के लिए खाना बनाना था और ना ही किसी की डांट सुननी थी। वह दुनिया की सबसे खूंखार कॉर्पोरेट वकील थी और अब वह अपने असली रूप में वापस आ गई थी। दुनिया को पता चलने वाला था कि जब एक औरत की खामोशी टूटती है तो क्या होता है। काव्या ने शैंपेन की बोतल खोली और जश्न मनाने की कोशिश की। उसने कहा कि आखिरकार वह चली गई, अब यह घर हमारा है। लेकिन आरव का मन नहीं लग रहा था। उसे अनन्या के कहे आखिरी शब्द परेशान कर रहे थे। कोर्ट में मिलते हैं मिस्टर ओबरॉय, इसका क्या मतलब था? क्या वह कोई मुकदमा करने वाली थी? लेकिन उसने तो लिखा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए। आरव के मन में एक अज्ञात भय घर कर गया था। उसे लग रहा था कि यह अंत नहीं बल्कि एक बहुत बुरे अध्याय की शुरुआत है। अगली सुबह शहर के कानूनी गलियारों में एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कई सालों से गायब मशहूर वकील, जिसे लोग क्वीन ऑफ जस्टिस कहते हैं, वह वापस आ गई है। कहा जा रहा था कि उसने एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लॉ फर्म में पार्टनर के रूप में ज्वाइन किया है। आरव अपने ऑफिस में बैठा था जब उसके सेक्रेटरी ने आकर बताया कि सर, हमारे विरोधी कंपनी ने अपना वकील बदल दिया है। आरव ने लापरवाही से पूछा कि कौन है नया वकील। सेक्रेटरी ने नाम बताया तो आरव के हाथ से कॉफी का मग छूटकर गिर गया। अनन्या अपने नए ऑफिस में खड़ी थी जो शहर की सबसे ऊंची इमारत की 50वीं मंजिल पर था। उसने बेहतरीन बिजनेस सूट पहन रखा था और उसके बाल अब खुले और स्टाइलिश किए गए हुए थे। वह कांच की दीवार से नीचे शहर को देख रही थी। उसके टेबल पर आरव की कंपनी के खिलाफ केस की फाइल रखी थी। उसने फाइल पर हाथ रखा और मुस्कुराई। यह मुस्कान उसी गणी की नहीं थी जो कल रात घर से निकली थी। यह उस शिकारी की मुस्कान थी जो अपने शिकार को चारों तरफ से घेर चुका है। आरव ओबरॉय अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसका मन किसी गहरे भंवर में फंसा हुआ था। उसके ऑफिस के बाहर का नजारा शहर का सबसे बेहतरीन था, मगर आज उसे सब कुछ धुंधला और बेजान लग रहा था। सुबह से ही ऑफिस में अफरा तफरी मची हुई थी। वह एक महत्वपूर्ण फाइल ढूंढ रहा था जो एक भव्य प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी। पहले उसे कभी फाइलें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अनन्या हमेशा रात में ही उसकी ब्रीफकेस तैयार कर देती थी
और हर दस्तावेज को रंगीन टैग से साथ तैयार व्यवस्थित कर देती थी। आरव को लगता था कि यह सब जादू से हो जाता है। या तभी उसका सेक्रेटरी एक कप कॉफी लेकर डरा हुआ सा अंदर आया। आरव ने एक घूंट भरा और गुस्से से कप को मेज पर पटक दिया। कॉफी ठंडी थी और उसमें चीनी बहुत ज्यादा थी। उसने सेक्रेटरी पर चिल्लाते हुए कहा कि क्या तुम एक कप कॉफी भी ढंग से नहीं बना सकते। सेक्रेटरी ने कांपते हुए माफी मांगी। आरव को याद आया कि अनन्या हर सुबह उसके लिए बिल्कुल सही तापमान और स्वाद वाली कॉफी बनाती थी। वह बिना कहे जानती थी कि उसे कब ब्लैक कॉफी चाहिए और कब लाटे। आरव ने अपना सिर हाथों में गिरा लिया। घर से लेकर ऑफिस तक अनन्या की अनुपस्थिति दोपहर होते होते स्थिति और भी खराब हो गई। कंपनी के लीगल टीम के हेड मिस्टर शर्मा घबराए हुए केबिन में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक लीगल नोटिस था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में बताया कि सर, हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी खन्ना ग्रुप ने हमें एक पेटेंट उल्लंघन का मुकदमा पर दिया है। उन्होंने हमारे नए प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की है। आरव ने गुस्से से नोटिस छीना और उसे पढ़ने लगा। नोटिस की भाषा इतनी आक्रामक और कानूनी दाव पेच से भरी थी कि आरव को पसीना आ गया। उसमें उन तकनीकी खामियों का जिक्र था जिसे आरव ने अपनी लीगल टीम पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, हम उन्हें इतना बाका कैसे दे सकते हैं। मिस्टर शर्मा ने सिर झुकाकर कहा कि सर, हमने पिछले महीने आपको एक मेमो भेजा था जिसमें कई कमियां का जिक्र था, लेकिन आपने कहा था कि आपकी पत्नी ने फाइलों को देख लिया है और सब ठीक है। आरव सन्न रह गया। उसे याद आया कि पिछले महीने उसने अनन्या से झूठ बोला था कि वह फाइलों को देख ले। अनन्या ने शायद उसे सुधारने की कोशिश की होगी, लेकिन आरव ने उसके सुझावों को कचरे में डाल दिया था क्योंकि उसे लगा था। इसी बीच काव्या का फोन आया। आरव ने सोचा शायद वह कोई सांत्वना देगी, लेकिन फोन उठाते ही काव्या ने शिकायत करना शुरू कर दिया। वह कह रही थी कि आरव ने उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक क्यों किया है और उसे आज शाम पार्टी के लिए एक डिजाइनर गाउन खरीदना है। आरव का दिमाग पहले ही फटा जा रहा था। उसने काव्या को चुप रहने को कहा, लेकिन वह अपनी ही धुन में थी। उसने कहा कि आरव, तुम कितने बोरिंग हो गए हो जब से वह घरवाल औरत गई है। आरव ने फोन काट दिया और उसे दीवार पर दे मारा। उसे आज पहली बार काव्या की खूबसूरती के पीछे छिपा। शाम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कमरे में तनाव इतना ज्यादा था कि उसे महसूस किया जा सकता था। कंपनी के शेयर गिर रहे थे और निवेशक जवाब मांग रहे थे। एक पुराने डायरेक्टर ने कहा कि हमें इस केस को लाने के लिए देश का सबसे बेहतरीन वकील चाहिए। हमारी मौजूदा टीम इस स्तर के मुकदमे को नहीं संभाल सकती। खन्ना ग्रुप ने जिस तरह से जाल बुना है, उसे काटने के लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कानून के हर अंधेरे कोने को जानता हो। सबकी निगाहें आरव पर थी। उसे फैसला लेना था और वह जानता था कि लीगल हेड मिस्टर शर्मा ने झिझकते हुए एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सर, मैंने सुना है कि क्वीन अब वापस आ गई है। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। क्वीन का नाम लगल जगत में एक दंत कथा की तरह था। कोई नहीं जानता था कि उसका असली नाम क्या है या वह कैसे दिखती है, क्योंकि वह हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करती थी और 3 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि उसने आज तक एक भी केस नहीं हारा। उसकी वापसी की खबर किसी तूफान की चेतावनी की तरह थी। आरव ने पूछा कि क्या हम उसे अपनी तरफ कर सकते हैं। मिस्टर शर्मा ने कहा कि यह मुश्किल से है सर। वह बहुत ही चुनिंदा केस लेती है और उसकी फीस आसमान छूती है, लेकिन खबर है कि उसने शहर के सबसे प्रतिष्ठित लॉ फर्म के लेक्सकप में सीनियर पार्टनर के रूप में ज्वाइन किया है। अगर हम उसे मुंह मांगी कीमत दे तो शायद वह मान जाए। आरव ने मेज पर मुक्का मारा और कहा कि मुझे कीमत की परवाह नहीं है, मुझे मेरी कंपनी बचानी है। अभी इसी वक्त लेक्सकप के संपर्क करो और मीटिंग फिक्स करो। उसे कहो कि ओबरे ग्रुप का सीईओ उससे मिलना चाहता है। आरव को अपने पैसे और पद का बहुत घमंड था, लेकिन ये आलीशान ऑफिस में अनन्या अपनी कुर्सी पर बैठी शहर का नजारा देख रही थी। उसका ऑफिस किसी महल से कम नहीं था। उसकी सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर बताया कि ओबरे ग्रुप से लगातार फोन आ रहे हैं। वे आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब है। अनन्या के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। उसने अपनी कलाई गज ली और देखी। उसे पता था कि आरव अब तक घुटनों पर आ चुका होगा। उसने सेक्रेटरी से कहा कि उन्हें कल सुबह का समय दो, लेकिन कहो कि मीटिंग की फीस एडवांस जमा करनी होगी और वह नॉन रिफंडेबल होगी। यह आरव के अहंकार पर पहली चोट। आरव को जब मीटिंग का समय मिला तो उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह शर्त सुनकर उसे गुस्सा भी आया कि वकील ने मिलने से पहले ही पैसे मांग लिए। काव्या ने जब यह सुना तो उसने कहा कि यह जरूर कोई ठग होगी। आरव, तुम क्यों इन सब चक्रों में पल रहे हो? हम किसी और को हायर कर लेंगे। लेकिन आरव जानता था कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है।
खन्ना ग्रुप का वकील बहुत आक्रामक था और केवल क्वीन ही उसे टक्कर दे सकती थी। उसने तुरंत चेक साइन किया और भिजवा दिया। उसे उम्मीद थी कि कल सब ठीक हो जाएगा। वह नहीं जानता था कि वह शहर की अगली सुबह आरव अपने सबसे महंगे अरमानी सूट में तैयार हुआ। उससे आईने में खुद को देखा और अपने आत्मविश्वास को वापस लाने की कोशिश की। वह ओबरॉय ग्रुप का सीईओ है। वह किसी वकील के नहीं डरता, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। कार में बैठते हुए उसे लगा जैसे वह किसी परीक्षा देने जा रहा हो। बारिश हो रही थी और ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। हर लाल बत्ती उसकी बेचैनी बढ़ा रही थी। उसे बार बार अनन्या की याद आ रही थी। अगर वह साथ होती तो शायद कहती कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वह अकेला था। लोग स्कोर की इमारत बादलों को छू रही थी। आरव जब वहां पहुंचा तो उसे रिसेप्शन पर रोक दिया गया। रिसेप्शनिस्ट ने बहुत विनम्रता से लेकिन सख्ती के साथ कहा कि सर, आपको इंतजार करना होगा। मैडम अभी एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर है। आरव को इंतजार करने की आदत नहीं थी। वह हमेशा लोगों को इंतजार करवाता था, लेकिन यहाँ के नियम अलग थे। उसने देखा कि लॉबी में कई बड़ी राजनेता और बिजनेसमैन भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इससे उसे अंदाजा हुआ कि वह जिस वकील से मिलने आया है उसका रुतबा क्या है। आधा घंटा बीत गया। आरव ने लॉबी में लगी पत्रिकाओं को पलटना शुरू किया। एक लीगल मैगजीन के कवर पर एक धुंधली सी तस्वीर थी जिसके नीचे लिखा था द रिटर्न ऑफ द क्वीन। लेख में बताया गया था कि कैसे इस वकील ने पेरिस और लंदन में कई जटिल केस सुलझाए थे। आरव ने सोचा कि काश उसने अपनी पत्नी को भी पढ़ने लिखने का मौका दिया होता तो शायद वह भी कुछ बन जाती। वह अपनी सोच पर हंसा। उसे अभी भी लगता था कि अनन्या एक बेचारी अबला नारी है जो कहीं गांव में रो रही होगी। उसे जरा भी इल्म नहीं था कि वह किसके दरबार में बैठा है। तभी एक स्मार्ट असिस्टेंट आया और उसने आरव को चलने का इशारा किया। वे एक लंबी कॉरिडोर से गुजरे जिसके दोनों तरफ कांच के केबिन थे। हर तरफ काम का माहौल था। अंत में वे एक बड़े डबल डोर के सामने रुके। दरवाजे पर सोने की नेम प्लेट लगी थी जिस पर केवल ए वर्मा लिखा था। असिस्टेंट ने दरवाजा खोला और आरव को अंदर जाने दिया। कमरे के अंदर का तापमान बाहर से काफी कम था। एक भीनी खुशबू हवा में तैर रही थी जो आरव को बहुत परिचित लगी। यह वही मोगरे की खुशबू थी जो अनन्या को पसंद थी। कमरा बहुत विशाल था। दीवारों पर कानून की डिग्रियां और एवॉर्ड टंगे थे। आरव की नजर सीधे उस भाई कुर्सी पर गई जो उसकी तरफ पीठ करके रखी थी। कुर्सी पर बैठा व्यक्ति फोन पर धारा प्रवाह फ्रेंच में बात कर रहा था। आरव को फ्रेंच समझ नहीं आती थी, लेकिन उसे आवाज का लहजा और अधिकार बहुत प्रभावशाली लगा। उसने अपनी फाइल मेज पर रखी और गले को साफ किया। फोन पर बात कर रही महिला ने बात खत्म की और रिसीवर रख दिया, लेकिन वह अभी भी नहीं घूमी। आरव ने कहा कि गुड मॉर्निंग मैम, मैं आरव ओबरॉय हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा केस जटिल है, लेकिन मैं आपको किसी भी कीमत पर हायर करना चाहता हूँ। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मेरे पास आपकी मुंह मांगी फीस देने की क्षमता है। बस मुझे यह केस जीतना है। उससे अपनी दौलत का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि हर कोई बिकाऊ होता है। कुर्सी पर बैठी महिला ने एक हल्की सी हंसी हंसी। वह हंसी बहुत ही ठंडी और व्यंग्यात्मक थी। आरव को लगा जैसे किसी ने उसे चांटा मारा हो। कुर्सी धीरे धीरे घूमने लगी। आरव की सांसें थम गई। सबसे पहले उसे महिला के हाथ दिखाई दिए जो मेज पर रखे थे। उसने एक कीमती घड़ी पहन रखी थी। फिर उसका चेहरा सामने आया। आरव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसके सामने अनन्या बैठी थी, लेकिन यह वह अनन्या नहीं थी जो उसके घर में रहती थी। इसने एक गहरा नीला बिजनेस सूट पहना था। बाल स्टाइलिश तरीके से कटे हुए थे और आंखों पर एक पतला चश्मा था जो उसे बेहतर गंभीर और बुद्धिमान बना रहा था। अनन्या ने अपने चश्मे को ठीक किया और आरव की आंखों में सीधे देखा। उसकी नज़र में वह डर या संकोच नहीं था जो पहले हुआ करता था। वहाँ केवल आत्मविश्वास और शक्ति थी। उसने बहुत ही शांत और पेशेवर आवाज में कहा कि मिस्टर ओबरॉय, मुझे पता है कि आप अमीर हैं, लेकिन मेरी फीस पैसे नहीं है। मेरी फीस वफादारी और सच है, और जहाँ तक मुझे याद है आप इन दोनों ही चीज़ों में बहुत गरीब है। आरव के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह बस हकलाते हुए बोला, हाँ अनन्या, तुम। अनन्या ने एक फाइल खोली और उसमें से एक कागज निकाला। उसने कहा कि मेरा नाम एडवोकेट अनन्या वर्मा है और फिलहाल मैं आपकी कंपनी के विरोधी खन्ना ग्रुप की लीगल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास उनका ऑफर लेटर भी है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप मुझे अपने पक्ष में चाहते हैं या विपक्ष में। उसने आरव को सोचने का भी मौका नहीं दिया। यह एक खुला अल्टीमेट था। आरव को महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों नीचे से खिसक रही है। जिस पत्नी को उसने अनपढ़ कहा था,
आज वही उसकी किस्मत का फैसला करने वाली थी। आरव ने कुर्सी का सहारा लिया ताकि वह गिर ना पाए। उसने कांपती आवाज में पूछा कि तुमने यह सब कैसे किया? तुम तो, अनन्या ने उसकी बात काटते हुए कहा कि मैं तो अनपढ़ थी, यही कहना चाहते हो ना? उसने अपनी कुर्सी को पीछे किया और खड़ी हो गई। उसका वह कद और आरव से भी ऊंचा लग रहा था। उसने कहा कि मैंने अपनी डिग्रियां रसोई के डिब्बे में नहीं छिपाई थी आरव, बस तुमने कभी मेरी आंखों से देखने की कोशिश नहीं की। अगर की होती तो तुम्हें वहाँ एक वकील की दिखाई देता, ना कि सिर्फ एक नौकरानी। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी। आरव को अपनी हर गलती, हर अपमान और हर झूठ याद आ रहा था। वह यहाँ मदद मांगने आया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह खुद एक कटघरे में खड़ा है। अनन्या ने इंटरकॉम का बटन दबाया और अपनी सेक्रेटरी से कहा कि मिस्टर ओबरॉय के लिए पानी लाओ, वे थोड़े अस्वस्थ लग रहे हैं। यही वही वाक्य था जो आरव अक्सर अपने कमजोर विरोधियों के लिए इस्तेमाल करता था। आज अनन्या ने उसी के शब्दों से उसे मार दिया था। अनन्या ने फाइल बंद की और कहा कि मेरे पास समय कम है मिस्टर ओबरॉय, खन्ना ग्रुप का केस बहुत मजबूत है। उनके पास आपकी कंपनी के वह सारे दस्तावेज है जो आपकी लापरवाही साबित करते हैं। अगर मैं उनका केस लेती हूँ तो आपकी कंपनी अगले 1 महीने से में नीलाम हो जाएगी, और अगर मैं आपका केस लेती हूँ तो मेरी कुछ शर्तें होंगी, बहुत सख्त शर्तें, कि आप उन्हें मानने के लिए तैयार है। आरव के पास ना कहना का कोई विकल्प नहीं था। उसने सिर हिलाया जैसे कोई हारा हुआ सिपाही आत्मसमर्पण कर रहा हो। अनन्या ने एक नया अनुबंध आरव की ओर सरकाया। यह क्लाइंट एग्रीमेंट था। उसने कहा कि इसे पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम कहो कि तुम्हें धोखे में रखा गया। आरव ने उस कागज को देखा। उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे पता था कि इसमें जो भी लिखा होगा वह उसके लिए किसी फांसी के फंदे से कम नहीं होगा, लेकिन डूबते हुए को तिनका का सहारा चाहिए। उसने पेन उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। अनन्या उसे देखती रही। उसकी आंखों में विजय का भाव था, लेकिन उसमें क्रूरता नहीं थी। वह उसे एक पाठ पढ़ा रही थी जो उसे बहुत पहले सीख लेना चाहिए था। आरव ने हस्ताक्षर कर दिए, उसे बिना पढ़े ही साइन कर दिए। उसे अनन्या की काबिलियत पर अब कोई शक नहीं था। अनन्या ने फाइल वापस ली और कहा कि ठीक है, अब से आपकी कंपनी के सारे लीगल मामले मैं देखूंगी, और पहली सलाह यह है कि आप अपने मौजूदा लीगल हेड को निकाल दें और अपनी पर्सनल लाइफ को बिजनेस से दूर रखें। उसका इशारा साफ तौर पर काव्या की तरफ था। आरव समझ गया कि यह जंग अब केवल कोर्ट में नहीं बल्कि उसकी निजी जिंदगी में भी शुरू हो चुकी थी। ओबरॉय ग्रुप का कॉन्फ्रेंस रूम आज युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। लंबी मेज के चारों ओर कंपनी के वरिष्ठ निर्देशकों और शेयर धारक बैठे थे, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। खन्ना ग्रुप द्वारा हायर किया गया मुकदमा कंपनी के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका था। आरव अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन आज उसमें वह पुराना आत्मविश्वास नहीं था। वह बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस महिला का वह इंतजार कर रहा है वह उसकी पूर्व पत्नी है। कमरे में सुई गिरने जैसी शांति थी जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। हर कोई उस व्यक्ति को देखना चाहता था जिसे क्वीन ए कहा जाता था। ठीक 10 बजे कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। सबसे पहले 2 जूनियर वकील अंदर आए और उन्होंने फाइलें मेज पर जमा की। उसके पीछे अनन्या ने प्रवेश किया। आज उसने एक चारोकोल ग्रे रंग का बिजनेस सूट पहना था जो उसकी अधिकारपूर्ण उपस्थिति को और बढ़ा रहा था। उसके बाल एक सख्त चूहे में बंधे थे और उसकी आंखों पर एक बेहद महंगा चश्मा था। उसके चलने के अंदाज में गजब का आत्मविश्वास था। सैंडल की कट-कट आवाज संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी। बोर्ड के सभी सदस्य उसके सम्मान में खड़े हो गए। आरव भी अनजाने में खड़ा हो गया, जैसे कोई विद्यार्थी अपनी शिक्षिका के आने पर खड़ा हो जाता है। अनन्या ने किसी की ओर देखे बिना सीधे मुख्य कुर्सी की ओर कदम बढ़ाया। आमतौर पर चेयरमैन के लिए आरक्षित होती थी। उसने अपना बैग रखा और बहुत ही शांत भाव से बैठ गई। यह एक मौन संदेश था कि अब इस कमरे में सबसे ताकतवर व्यक्ति वह है। उसने एक पल के लिए कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई और अंत में उसकी निगाहें आरव पर टिक गई। आरव को लगा जैसे वह अक्सर मशीन के सामने खड़ा है। अनन्या ने फाइल खोली और बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आ गई। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, केवल शुद्ध व्यावसायिकता थी। अनन्या ने कड़े शब्दों में कहा कि मैंने आपकी कंपनी की पिछली लीगल फाइलें देखी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह कचरे का ढेर है। आपके पिछले वकीलों ने पेटेंट कानूनों की अनदेखी की है। आप उसने एक दस्तावेज उठाया और उसे मेज पर फेंक दिया। यह खन्ना ग्रुप की नोटिस है। उसने बताया कि उन्होंने धारा 60 के तहत दावा किया है और आपके पास बचाव का कोई ठोस आधार नहीं है। बोर्ड के सदस्य शर्मिंदा होकर सिर झुकाए बैठे थे।
आरव को महसूस हुआ कि उसकी कंपनी की नींव कितनी कमजोर थी। वह अपनी ही कंपनी में एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस। तभी आरव ने हिम्मत करके कहा कि लेकिन अनन्या, हमने हमेशा एथिक्स का पालन किया है। हम जानते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ओरिजिनल है। अनन्या ने उसे हाथ उठाकर रोक दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा कि कोर्ट में मिस्टर ओबरॉय एथिक्स नहीं, सबूत चलते हैं और फिलहाल आपके सबूत आपके खिलाफ है। उसने उसे याद दिलाया कि अब वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी वकील है, इसलिए उसे मैम या मिस वर्मा कहकर संबोधित किया जाए। यह आरव के लिए एक और झटका था। वह उसे नाम से भी नहीं बुला सकता था। उनके बीच की दूरी अब मीलों से बदल चुकी थी। अनन्या ने एक मार्कर उठाया और व्हाइट बोर्ड पर कुछ तारीखें और आंकड़े लिखना शुरू कर दिया। वह समझा रही थी कि खन्ना ग्रुप ने कैसे जाल बुना है। उसका विश्लेषण इतना सटीक और गहरा था कि पुराने से पुराने डायरेक्टर भी हैरान रह गए। वह उन तकनीकी बारीकियों को जानती थी जो केवल एक इंजीनियर को पता होनी चाहिए थी। आरव को याद आया कि शादी के शुरुआती दिनों में अनन्या अक्सर उनकी इंजीनियरिंग की किताबों को रखती थी। तब वह आरव ने उसका मजाक उड़ाया था कि उसे कुछ समझ नहीं आएगा। आज वही ज्ञान उसकी कंपनी को बचाने का एकमात्र जरिया थी। अचानक मीटिंग रूम का दरवाजा जोर से खुला। काव्या अंदर आ गई। उसने एक भूखी हुई ड्रेस पहन रखी थी और वह बहुत गुस्से में लग रही थी। उसे सुरक्षा गार्डों ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह जबरदस्ती अंदर घुस आई। उसने चिल्लाते हुए कहा कि आरव, यह क्या तमाशा है? तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड लिमिट क्यों कम कर दी? मैं शॉपिंग कर रही थी और मेरा कार्ड डिक्लाइन हो गया। यह मेरे लिए कितनी बेइज्जती की बात है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक बहुत ही गंभीर मीटिंग में बाधा डाल रही है। उसका व्यवहार पूरी तरह से बचकाना और बोर्ड के सदस्य काव्या को देखकर असहज हो गए। काव्या की नज़र अचानक मुख्य कुर्सी पर बैठी महिला पर पड़ी। पहले तो उसने उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब अनन्या ने चश्मा उतारकर उसे देखा तो काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हकलाते हुए कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अब ऑफिस में सफाई का काम करने आई हो? काव्या को अभी भी लग रहा था कि अनन्या वही पुराने गांव की लड़की है। वह अपनी जलन और नफरत में इतनी अंधी थी कि उसे अनन्या का सूट और वहां मौजूद लोगों का सम्मान दिखाई नहीं दिया। अनन्या ने अपनी कुर्सी को पीछे किया और खड़ी हो गई। उसने काव्या को ऐसे देखा जैसे कोई किसी अवांछित क्रिया को देखता है। उसने बहुत ही शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा कि मिस्टर ओबरॉय, मेरी शर्तों में से एक शर्त यह थी कि इस केस के दौरान कोई भी बाहरी व्यक्ति और विशेष रूप से गैर कर्मचारी कंपनी के फैसलों या मीटिंग्स में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह महिला कौन है और इसके पास यहाँ आने की अनुमति क्यों है? अनन्या ने आरव को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। यह आरव की परीक्षा थी कि वह अपनी प्रेमिका को चुनता या अपनी कंपनी। आरव ने काव्या का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने की कोशिश की। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि काव्या, प्लीज अभी जाओ, यह बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन काव्या ने उसका हाथ झटक दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम इस अनपढ़ औरत की वजह से मुझे निकाल रही हो। यह मेरी जगह है, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। काव्या ने अपना आपा खो दिया था। वह अनन्या की तरफ अलग की जैसे उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही हो। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। अनन्या ने अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली। उसने इंटरकॉम पर सिक्योरिटी हेड को बुलाने का आदेश दिया। उसने बहुत ही आधिकारिक स्वर में कहा कि सुरक्षा अधिकारियों को तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम में भेजे। यहाँ एक अनधिकृत व्यक्ति घुसपैठ कर रहा है और हंगामा कर रहा है। अगर महिला अगले 2 मिनट में बाहर नहीं गई तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और इस औद्योगिक जासूसी और अतिक्रमण का मुकदमा हायर करूंगी। काव्या यह सुनकर सुन रह गई। मुकदमा और पुलिस का नाम सुनकर उसका सारा नशा उतर गया। 2 मजबूत सुरक्षा गार्ड अंदर आए। अनन्या ने उनकी ओर इशारा किया। गार्ड्स ने काव्या को दोनों तरफ से पकड़ लिया। काव्या ने चीखना शुरू कर दिया कि आरव, कुछ करो, तुम मुझे ऐसे बेइज्जत नहीं होने दे सकते। लेकिन आरव चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपनी नजरें झुका ली। वह जानता था कि अगर उसने काव्या का पक्ष लिया तो अनन्या केस छोड़ देगी और उसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। काव्या को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। उसकी चीखें कॉरिडोर में गूंजती रही और अंत में सन्नाटा छा गया। आरव को अपनी पसंद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अनन्या ने इसे ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने वापस मारकर उठाया और बोर्ड की ओर मुड़ गई। उसने कहा कि चलिए हम वापस काम पर लौटते हैं, हमारा समय बहुत कीमती है। बोर्ड के सदस्य उसकी इस पेशेवर क्षमता को ठंडे दिमाग के कायल और गए। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि आरव ने ऐसी हीरा जैसी पत्नी को छोड़कर काव्या जैसी पत्थर को क्यों चुना। आरव यह सब सुन रहा था और अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास अब बहुत गहरे तक हो रहा था। मीटिंग के अगले चरण में अनन्या ने अपनी रणनीति का खुलासा किया। उसने बताया कि खन्ना ग्रुप के पेटेंट आवेदन में एक बहुत छोटी सी तारीख की गलती है।
उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने तकनीकी का आविष्कार 2020 में किया था, लेकिन अनन्या ने एक पुरानी शोध पत्रिका निकाली जिसमें वह तकनीकी 2019 में प्रकाशित हुई थी। इसका मतलब था कि वह तकनीकी सार्वजनिक डोमेन में थी और उसने पेटेंट नहीं कराया जा सकता था। यह एक ऐसा तथ्य था जिसे खन्ना ग्रुप ने छुपाया था और आरव की टीम ने नजरअंदाज किया था। कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। यह एक जीत का पता था। अनन्या ने कहा कि हम उन पर जवाबी मुकदमा करेंगे और धोखाधड़ी का आरोप लगाएंगे। हम न केवल अपना केस जीतेंगे बल्कि हर्जाना भी वसूलेंगे। बोर्ड के सदस्यों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। वे अनन्या की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे। आरव ने भी राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल कौंध रहा था। वह शोध पत्रिका बहुत पुरानी और दुर्लभ थी। अनन्या को उसके बारे में कैसे पता चला? तभी उसे याद आया कि उनके घर की लाइब्रेरी में वह पत्रिका मौजूद थी। अनन्या ने उसे पढ़ा। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी सदस्य बाहर चले गए। अनन्या अपनी फाइलें समेट रही थी। आरव अभी भी वहीं बैठा था। उसने हिम्मत करके कहा कि अनन्या, धन्यवाद, तुमने आज हमें बचा लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी होशियार हो। अनन्या ने मुड़कर देखा। उसने तुम्हें अभी भी बाहीं बांध दिया। कहा कि मिस्टर ओबरॉय, यह मेरा काम है और मैं इसके लिए भारी फीस ले रही हूँ। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यह सुनिश्चित करें कि चेक समय पर क्लियर हो जाए। उसकी बातों में केवल व्यापार था, कोई अपनापन नहीं। आरव ने पूछा कि क्या हम एक कप कॉफ़ी पी सकते हैं पुरानी यादें के लिए? अनन्या ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। वह दरवाजे पर रुकी और बिना मुड़े कहा कि पुरानी यादें मेरे लिए एक सबक है मिस्टर ओबरॉय। कोई खूबसूरत सपना नहीं। मैं एक ही गलती को 2 बार नहीं कर दोहराती। मेरे क्लाइंट के साथ कॉफ़ी पीना मेरी पॉलिसी के खिलाफ है। इसके बाद वह बाहर चली गई। आरव उसे जाते हुए देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। अनन्या जब लिफ्ट में थी तो उसने एक गहरी सांस ली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आरव के सामने इतना सख्त बने रहना आसान नहीं था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि वह हाथ में उसके आंसुओं के लायक नहीं है। उसने अपने फ़ोन पर एक मैसेज टाइप किया और अपने सहयोगी को भेजा। मैसेज में लिखा था कि पहला चरण पूरा हुआ। आरव को अब पूरी तरह मुझ पर निर्भर कर दिया है। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वह नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी। उधर आरव अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसे काव्या का फ़ोन आ रहा था, लेकिन उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। वह खिड़की के पास गया और शहर को देखने लगा। बारिश अभी भी हो रही थी। उसे वह दिन याद आया जब वह पहली बार अनन्या को घर लाया था। वह कितनी डरी हुई और मासूम थी। उसने कभी उसकी मासूमियत के पीछे छिपी ताकत को नहीं देखा। आज जब उसने उसे देखा तो उसे गर्व और पछतावा दोनों एक साथ महसूस हुए। उसे एहसास हुआ कि उसके एक असली पार्टनर की जगह एक सजावटी गुड़िया को चुनकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। शाम को घर लौटते समय आरव ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। वह सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पर गया। यह वही जगह थी जहां उसने और अनन्या ने शादी से पहले एक बार चाय पी थी। उस वक्त आरव ने वादा किया था कि वह उसे खुश रखेगा। आज वह वादा पूरी तरह टूट चुका था। उसने चाय का कुल्हड़ हाथ में लिया और उसकी गर्म भाप ने उसकी आंखों को नम कर दिया। उसे समझ आ गया कि पैसा और रुतबा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन खोया हुआ विश्वास और सम्मान नहीं। अगले दिन सुबह अखबारों की हेडलाइन थी, क्वीन ए ने खन्ना ग्रुप को बेवकूफ घर धर धकेला। लेख ने अनन्या की तारीफों के पुल बांधे गए। आरव ने वह अखबार पढ़ा और उसे अपनी टेबल पर सजा कर रख दिया। उसे अब यह स्वीकार करना था कि उसकी पत्नी अब उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी बॉस की तरह व्यवहार करेगी। उसे अब हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि अनन्या न केवल एक अच्छी वकील थी बल्कि वह आरव की हर कमजोरी को भी जानती थी। खेल अब और भी खतरनाक होने वाला था। आरव ने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और एक नया मेमो जारी किया। उसने काव्या के ऑफिस आने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उसने सुरक्षा प्रमुख को निर्देश दिया कि अगर काव्या परिसर के आसपास भी दिखे तो उसे तुरंत हटा दिया जाए। यह उसका प्रायश्चित करने का पहला कदम था। हालांकि वह जानता था कि इससे अनन्या वापस नहीं आएगी, लेकिन कम से कम वह उसे यह दिखा सकता था कि वह बदल रहा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि काव्या इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह एक नए षड्यंत्र की तैयारी कर रही थी। अगले दिन सुबह होते ही शहर के समाचार चैनलों पर एक ही खबर गूंज रही थी। यह खबर ओबरॉय ग्रुप के कानूनी मामले के बारे में नहीं थी, बल्कि उनकी नई वकील अनन्या वर्मा के चरित्र हनन के बारे में थी। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में चल रहा था कि क्या क्वीन ने डिग्री फर्जी है, क्या उसने अनैतिक तरीकों से सफलता की है। सोशल मीडिया पर हजारों फर्जी अकाउंट से अनन्या के खिलाफ नफरत भरे संदेश पोस्ट किए जा रहे थे। उसकी पुरानी तस्वीरों को मॉप करके आपत्तिजनक बनाया गया था और वायरल किया गया था। यह एक सुनियोजित और बहुत ही गंदा हमला था जिसके उद्देश्य अनन्या के साख को मिट्टी में मिलाना था।
काव्या अपने आलीशान बेडरूम में बैठी थी और टीवी स्क्रीन पर यह तमाशा देख रही थी। उसके हाथ में शराब का गिलास था और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने पिछले 24 घंटों में एक पीआर एजेंसी को भारी रकम दी थी ताकि वे अनन्या के खिलाफ यह अभियान चला सके। काव्या जानती थी कि वह अनन्या को अदालत में नहीं हरा सकती क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है, इसलिए उसने वह रास्ता चुना जो कायर चुनते हैं। उसने सोचा कि जब दुनिया अनन्या पर थूकेगी तो आरव मजबूर होकर उसे केस से हटा देगा और वह फिर से जीत जाएगी। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी। आरव अपने ऑफिस में था जब उसने यह खबर देखी। उसका खून खौल उठा। वह जानता था कि अनन्या कितनी स्वाभिमानी और चरित्रवान महिला है। 3 साल तक उसने एक आदर्श पत्नी की तरह जीवन जिया था। उस पर इस तरह का घिनौना आरोप लगने देख आरव को अपनी ही दुनिया पर शर्म आने लगी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह हरकत किसकी हो सकती है। केवल एक ही व्यक्ति था जो इतना नीचे गिर सकता है। उसने गुस्से में अपना फोन उठाया और काव्या का नंबर डायल किया, लेकिन काव्या ने फोन नहीं उठाया। वह शायद अपनी जीत का जश्न मनाने में व्यस्त थी। लेस काप के ऑफिस में सन्नाटा था। कर्मचारी एक दूसरे को देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन अनन्या का केबिन बंद था। वह अंदर अकेली थी। बाहर जो तूफान मचा था उसका असर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं था। वह अपनी मेज पर बैठी थी और कुछ दस्तावेजों को बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। उसके सामने एक लैपटॉप खुला था जिस पर साइबर सेल की रिपोर्ट चल रही थी। उसने एक घूंट पानी पिया और अपनी सेक्रेटरी को इंटरकॉम पर बुलाया। उसकी आवाज़ में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी जो किसी बड़े धमाके से पहले होती है। अनन्या ने सेक्रेटरी से कहा कि आज दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए। उसके निर्देश दिया कि शहर में सभी बड़े मीडिया हाउस और विशेष रूप से उन चैनलों को आमंत्रित किया जाए जो सुबह से मेरे खिलाफ खबरें चला रहे हैं। सेक्रेटरी थोड़ी झिझक रही तो उसने पूछा कि मैम, क्या अभी बात करना सही होगा? माहौल बहुत गर्म है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि लोहा जब गर्म होता है तभी उस पर चोट करनी चाहिए। उसे आने दो। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया देखे कि जब कोई मेरे स्वाभिमान पर उंगली उठाता है तो उसका क्या करती हूँ। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल खचाखच भरा हुआ था। पत्रकारों भी एक दूसरे को धक्का दे रही थी। हर कोई क्वीन ए का बयान लेना चाहता था। कैमरे की फ्लैश लाइटें चमक रही थी। तभी अनन्या मंच पर आई। उसने सफेद रंग का बिजनेस सूट पहना था जो शांति और सच्चाई का प्रतीक लग रहा था। वह किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर नहीं आई, बल्कि एक विजेता की तरह सिर ऊंचा करके आई। उसने माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर हॉल में मौजूद सभी लोगों को एक नज़र देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिससे कई पत्रकार अपनी नजरें चुराने लगे। एक पत्रकार ने चिल्लाकर पूछा कि मिस वर्मा, क्या यह सच है कि आपकी लॉटरी फर्जी है और आपने अपने क्लाइंट को ब्लैकमेल करके केस जीते हैं? भीड़ में शोर मच गया। अनन्या ने हाथ उठाकर सबको शांत होने का इशारा किया। उसने बहुत ही संयमित स्वर में कहा कि आपके पास जो जानकारी है वह उतनी ही अधूरी है जितना कि आपका पत्रकारिता का ज्ञान। आज मैं यहाँ सफाई देने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ यह बताने आई हूँ कि झूठ के पैर नहीं होते और झूठ बोलने वाले की जुबान बहुत जल्द बंद होने वाली है। अनन्या ने एक रिमोट उठाया और पीछे बड़ी स्क्रीन को चालू किया। स्क्रीन पर कुछ बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल दिखाई देने लगी। अनन्या ने लेबर पॉइंट से समझाया शुरू किया कि कैसे कल रात 3 बजे एक सेल कंपनी के खाते से एक 2 लाख के पीआरजी एजेंसी को ट्रांसफर किए गए जिसने ये फर्जी खबर फैलाई। उसने उस खाते का आईपी एड्रेस भी स्क्रीन पर दिखा दिया। वह आईपी एड्रेस किसी और का नहीं बल्कि काव्या के पर्सनल वाईफाई का था। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। यह सबूत इतना पुख्ता था कि कोई इसे नकार नहीं सकता था। अनन्या ने आगे कहा कि मैंने साइबर पुलिस में मानहानि और आईटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करा दी है। स्क्रीन पर एफआईआर की कॉपी दिखाई दी। उसने कहा कि जो लोग पर्दे के पीछे छिपकर वार करते हैं वे भूल जाते हैं कि डिजिटल दुनिया में हर कदम का निशान रह जाता है। काव्या मल्होत्रा जो खुद को एक सोशल लाइट कहती है, उन्होंने अपनी जलन और सुरक्षा के कारण यह निंदनीय कृत्य किया है। अब कानून अपना काम करेगा। यह हमला सिर्फ मुझ पर नहीं था बल्कि हर उस महिला पर था जो अपनी मेहनत से मुकाम हासिल करती है। टीवी पर यह लाइव प्रसारण चल रहा था। काव्या के हाथ से शराब का गिलास छूटकर गिर गया और महंगे कालीन पर लाल दाग लग गया। वह कांपने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अनन्या ने इतनी जल्दी और इतनी सटीकता से उसका भांडा फोड़ दिया। उसका फोन अब लगातार बज रहा था, लेकिन इस बार बधाई देने नहीं और बल्कि उसका ब्रांड्स के कॉल थे जिसके साथ उसका अनुबंध था। वे सब उसके अपना नाता तोड़ रहे थे। सोशल मीडिया पर जो हवा अनन्या के खिलाफ थी वह पल भर में काव्या के खिलाफ हो गई। सेम ऑन काव्या ट्रेड करने लगा। आरव अपने केबिन में बैठा यह सब देख रहा था। उसे अनन्या पर गर्व हो रहा था, लेकिन साथ ही उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। वह कैसी औरत के प्यार में अंधा था जो इतनी नीच हरकत कर सकती है।
उसने देखा कि कैसे अनन्या ने बिना किसी अपशब्द का इस्तेमाल किए काव्या को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। यह असली ताकत थी। आरव ने तुरंत अपने सुरक्षा प्रमुख को फोन किया और आदेश दिया कि काव्या का सामान उसके घर से बाहर निकाल दिया जाए और उसे दोबारा कभी ओबरॉय मैंसन में घुसने ना दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद अनन्या मंच से उतरी। पत्रकार अब उससे माफी मांग रहे थे और सवाल बदल गए थे। वह काव्या के खिलाफ कार्रवाई के बारे में पूछ रहे थे। अनन्या ने कहा कि मेरा काम जवाब देना था, सजा देना कानून का काम है। वह अपनी कार की ओर बढ़ी। उसके चाल में अब और भी ज्यादा आत्मविश्वास था। उसने साबित कर दिया था कि वह केवल कोर्ट रूम में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में एक योद्धा है। उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि अब हमें अपने मुख्य केस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि असली लड़ाई अभी बाकी। काव्या अब पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। उसके तथाकथित दोस्त उसका फोन नहीं उठा रहे थे। पुलिस उसके दरवाजे पर खड़ी थी पूछताछ के लिए। वह चिल्ला रही थी कि यह सब झूठ है, आरव को बुलाओ, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। जिस मीडिया को उसने हथियार बनाया था वही मीडिया अब उसकी गिरफ्तारी का लाइव प्रसारण कर रहा था। उसके अहंकार ने उसे उस गर्त के धकेल दिया था जहां से निकलना नामुमकिन था। अनन्या ने उसे एक ऐसा पाठ पढ़ाया था जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगी। शाम को आरव अनन्या के घर के बाहर पहुंचा। उसे पता था कि अनन्या उसे अंदर नहीं आने देगी, लेकिन वह बस एक बार उसे देखना चाहता था। बारिश हो रही थी और वह अपनी कार में बैठा था। उसने देखा कि अनन्या अपनी बालकनी में खड़ी और चाय का कप हाथ में लिए बारिश का आनंद ले रही है। वह बहुत शांत और सुकून में लग रही थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को खो दिया है। वह वहां कुछ देर रुका और फिर अपनी कार मोड़ कर वापस चला गया। अगले दिन सुबह अनन्या कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रही थी। आज खन्ना ग्रुप के खिलाफ पहली सुनवाई थी। यह एक महत्वपूर्ण दिन था। उसने अपना काला कोट पहना और आईने में खुद को देखा। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी भावनाओं को अपने काम के बीच नहीं आने देगी। आरव उसका क्लाइंट है और उसे जिताना है, चाहे उसके दिल में आरव के लिए कितनी भी कड़वाहट क्यों ना हो। यह उसकी पेशेवर नैतिकता थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसने अपनी फाइल उठाई और निकल पड़ी। कोर्ट रूम के बाहर खन्ना ग्रुप के वकील मिस्टर मेहता खड़े थे। वह एक अनुभवी और चालाक वकील माने जाते थे। उन्होंने अनन्या को देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और कहा कि सुना है कल आपने मीडिया में बहुत अच्छा ड्रामा किया, लेकिन कोर्ट सबूत मांगता है, मैडम सहानुभूति नहीं। अनन्या ने रुककर अपनी चश्मा ठीक किया और बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया कि मिस्टर मेहता चिंता मत कीजिए, मेरे पास इतने सबूत हैं कि आपको सहानुभूति की जरूरत पड़ सकती है। उसकी हाजिर जवाबी ने मिस्टर मेहता की मुस्कान छीन ली। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। जज ने दोनों पक्षों को अपनी दलीलें रखने का कहा। मिस्टर मेहता ने वही पुरानी रट्टी रटाई बातें दोहराई कि ओबरॉय ग्रुप ने उनकी तकनीकी चोरी की है। उनका पूरा केस इस बात पर आधारित था कि ओबरॉय ग्रुप का प्रबंधन लापरवाह है। वे आरव की व्यक्तिगत जिंदगी पर भी कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे थे ताकि जज की नज़र में उसकी छवि खराब हो सके। आरव कटघरे में खड़ा था और अपमानित महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि आज की उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जब अनन्या की बारी आई तो उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उसने केवल एक दस्तावेज जज के सामने पेश किया। यह वह पुरानी शोध पत्रिका थी जिसे उसने खोज निकाला था। उसने जज से कहा कि योर ऑनर, मेरे विद्वान मित्र का पूरे केस इस दावे पर टिका है कि उन्होंने 2020 में आविष्कार किया, लेकिन यह दस्तावेज साबित करता है कि यह तकनीकी 2019 में ही सार्वजनिक हो चुकी थी, इसलिए पेटेंट का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा खन्ना ग्रुप ने इस तथ्य को जानबूझकर छुपाया जो कोर्ट की अवमानना है। जज ने दस्तावेज को ध्यान से देखा। सन्नाटा छा गया। मिस्टर मेहता के पसीने छूटने लगे। वे जानते थे कि यह एक ऐसा दाम है जिसका उनके पास कोई तो नहीं है। अनन्या ने आगे कहा कि इतना ही नहीं, हमारे पास गवाह है जो यह साबित करेंगे कि खन्ना ग्रुप ने हमारे कुछ कर्मचारियों को रिश्वत देकर अंदरूनी जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। अनन्या ने एक पेन ड्राइव निकाली और उसे सबूत के तौर पर पेश किया। यह वह आखिरी कील थी जो खन्ना ग्रुप के ताबूत में ठोकी जानी थी। कोर्ट ने सबूतों को स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई के लिए तारीख दे दी, लेकिन सबको पता था कि हवा का रुख बदल चुका है। खन्ना ग्रुप बेवकूफ पड़ पर था। आरव ने राहत की सांस ली। जब वे कोर्ट रूम से बाहर निकले तो आरव ने अनन्या के पास जाकर कहा कि तुमने कमाल कर दिया, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अनन्या ने अपनी घड़ी देखी और कहा कि आप मेरा शुक्रिया अदा कर सकते हैं मिस्टर ओबरॉय, बस एक काम करके अगली सुनवाई तक कोई नई मुसीबत खड़ा मत करना, और हाँ, अपनी फीस का चेक भिजवा देना। कोर्ट के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। वे सब अनन्या को घेर कर खड़े हो गए। कल तक जो लोग उसे बदनाम कर रहे थे आज वे उसे लौकी देवी कह रहे थे। अनन्या ने बहुत ही सीधे हुए शब्दों में कहा,
मीडिया को संबोधित किया। उसने कहा कि यह जीत सिर्फ ओबरॉय ग्रुप की नहीं बल्कि यह सत्य की जीत है। उसने काव्या का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग दूसरों को गिराकर ऊपर उठाना चाहते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम हर जगह लागू होता है। जो ऊपर फेंका जाता है वह नीचे जरूर आता है। शाम को आरव अपने घर में अकेला बैठा था। घर बहुत बड़ा और खाली लग रहा था। काव्या का सारा सामान जा चुका था। घर में अब वह अजीब सी खुशबू और शोर नहीं था जो काव्या के होने से रहता था, लेकिन साथ ही घर में अनन्या की वह सादगी और अपनापन भी नहीं था। आरव को महसूस हुआ कि वह एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां उसके पास दौलत तो बहुत है लेकिन उसे बांटने वाला कोई नहीं। उसने अपनी अलमारी खोली और अनन्या की एक पुरानी शाही निकाली जो वह भूल गई थी। उसने उसे सीने से लगा लिया। तभी उसका फोन बजा। यह उसके पिता का फोन था जो विदेश में इलाज करा रहे थे। उन्होंने खबर सुनी थी और वे बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि आरव बेटा, मैंने सुना है कि तुमने उस वकील को हायर किया है जिसने चमत्कार कर दिया। उसे मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। और हाँ, मैंने सुना है कि काव्या चली गई। यह अच्छा हुआ। अब तुम अपनी पत्नी को वापस ले आओ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह कैसे अपने पिता को बताए कि जिस वकील की वे तारीफ कर रहे हैं वह वही बहू है जिसे उसने घर से निकाल दिया था। अनन्या अपने ऑफिस में थी और अगले दिन की तैयारी कर रही थी। उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अज्ञात नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, मिस वर्मा, आपने आज बहुत अच्छा खेल खेला, लेकिन याद रखा कि खन्ना ग्रुप इतनी आसानी से हार नहीं मानता। हमारे पास भी कुछ ऐसे पत्ते हैं जो अभी खुलने बाकी है। यह एक सीधी धमकी थी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे धमकियां पसंद है मिस्टर। यह मुझे याद दिलाती है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। उसने फोन काट दिया। अनन्या जानती थी कि यह लड़ाई अब सिर्फ कोर्ट रूम तक नहीं सीमित रही। यह खन्ना ग्रुप के गंदे हथकड़ों पर उतर आएगा। उसे आरव और उसकी कंपनी को बचाने के लिए अब और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। उसने अपनी टीम को बुलाया और कहा कि हमें खन्ना ग्रुप की पूरी वित्तीय कुंडली चाहिए। मुझे पता है कि वे कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। अगर वे हमें डराने की कोशिश करेंगे तो हम उनकी चाल में खोद देंगे। अनन्या की आंखों में अब एक नई आग थी। यह आग न्याय की थी जो किसी भी आंधी से बुझने वाली नहीं थी। अदालत का वह कमरा खचाखच भरा हुआ था जहां आज शहर के सबसे भारी कॉरपोरेटर मुकदमे का फैसला होने वाला था। हवा में एक भारी तनाव था जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। खन्ना ग्रुप के वकील मिस्टर मेहता और उनकी पूरी लीगल टीम आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनके पास जीतने के लिए पर्याप्त फर्जी सबूत है। दूसरी तरफ अनन्या अपनी सीट पर बिल्कुल शांत बैठी थी। उसने अपनी फाइल को बहुत सलीके से मेज पर जमाया हुआ था। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसे पार पाना किसी के लिए नामुमकिन था। आरव उसके बगल में बैठा था और उसके हाथ पसीने से तर रहे थे क्योंकि आज उसकी किस्मत का फैसला होने वाला था। न्यायाधीश महोदय ने हथौड़ा बजाकर कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। मिस्टर मेहरा ने तुरंत आक्रमण शुरू किया। उन्होंने आरव पर न केवल बौद्धिक संपदा चोरी का आरोप लगाया बल्कि गबन और कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि आरव ने अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली को बनाए रखने के लिए कंपनी के फंड का दुरुपयोग किया है। आरव यह सुनकर सुन रह गया। यह आरोप पूरी तरह से झूठा था, लेकिन मेहता ने कुछ जाली दस्तावेज पेश किए जो पहली नजर में असली लग रहे थे। कोर्ट में मौजूद पत्रकार तेजी से नोट बना रहे थे और आरव की साख पल पल गिर रही थी। अनन्या ने मिस्टर मेहता को अपनी बात पूरी करने दी। उसने बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जब उसकी बात पूरी हुई तो वह बहुत गरिमा के साथ उठी। उसने न जज को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे विद्वान मित्र ने जो दस्तावेज पेश किए हैं वे वास्तव में बहुत प्रभावशाली है, लेकिन दुर्भाग्य से वे केवल कागज के टुकड़े हैं जिन पर शाही अभी सूखी भी नहीं है। उसने अपनी फाइल से एक फोरेंसिक रिपोर्ट निकाली। यह रिपोर्ट साबित करती थी कि खन्ना ग्रुप द्वारा पेश किए गए दस्तावेज पर किए गए हस्ताक्षर डिजिटल रूप से कॉपी किए गए थे। कोर्ट में खलबली मच गई और मिस्टर मेहता का चेहरा पीला पड़ गया। उसके बाद अनन्या ने अपना मुख्य ब्रह्मास्त्र निकाला। उसने कहा कि योर ऑनर, यह मामला सिर्फ कॉपीराइट का नहीं बल्कि यह एक बहुत बड़ी आपराधिक साजिश है। उसने कोर्ट की अनुमति से एक वीडियो फुटेज चलाया। वह स्क्रीन पर खन्ना ग्रुप के सीईओ का आरव की कंपनी के फाइनेंस हेड के साथ एक गुप्त बैठक करते हुए दिखाया गया। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा था कि वे आरव को फंसाने और कंपनी के शेयर सस्ते दाम पर हथियाने की योजना बना रहे थे। यह सबूत इतना विस्फोटक था कि कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। आरव अपनी कुर्सी पर जम गया क्योंकि उसने जिस फाइनेंस हेड पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। आरव को अपनी मूर्खता पर रोना आ रहा था।
वह अपने आसपास के लोगों को पहचानने में पूरी तरह विफल रहा था। उसने हमेशा अनन्या को कम आंका था, जबकि वही एकमात्र इंसान थी जो निस्वार्थ भाव से उसके साथ खड़ी थी। उसने देखा कि अनन्या ने कैसे एक एक करके खन्ना ग्रुप के झूठ के परिंदे को ध्वस्त कर दिया। वह किसी योद्धा की तरह लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था। वह केवल सच के लिए लड़ रही थी। आरव को महसूस हुआ कि वह इस अद्भुत महिला के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उसका दिल पश्चाताप की आग में जल रहा था। अनन्या ने अपनी दलील जारी रखी। उसने कहा कि यद्यपि ओबरॉय ग्रुप इस साजिश का शिकार हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मौजूदा प्रबंधन निर्दोष है। उसने आरव की तरफ एक सख्त नजर डाली। उसने जज से कहा कि एक सीईओ के रूप में आरव ओबरॉय अपनी कंपनी की सुरक्षा करने में विफल रहे हैं। उनकी लापरवाही के कारण ही हजारों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई। इसलिए कंपनी का बचाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रबंधन में तत्काल बदलाव किया जाए। आरव हैरान था। उसकी अपनी वकील ही उसे पद से हटाने की मांग कर रही थी। कोर्ट में मौजूद बोर्ड के सदस्य और शेयरधारक अनन्या की बातों से सहमत नजर आ रहे थे। वे आपस में चर्चा करने लगे कि आरव अब कंपनी चलाने के लायक नहीं है। अनन्या ने साफ कर दिया था कि उसका वफादारी किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि न्याय और कंपनी के कर्मचारियों के प्रति है। यह आरव के लिए अंतिम प्रहार था। उसने न केवल अपनी पत्नी खोई थी, बल्कि आज वह अपनी पहचान और अपनी कंपनी भी खो रहा था। अनन्या ने आप साबित कर दिया था कि वह भावनाओं में बहने वाली नहीं, बल्कि कठोर निर्णय लेने वाली एक पेशेवर वकील है। ले जा रही थी। फैसले के बाद अनन्या ने अपनी फाइल बंद की और जज को धन्यवाद किया। वह अपनी टीम के बाहर जाने के लिए मोई। आरव अभी भी अपनी जगह पर बैठा था। वह इतना स्तब्ध था कि हिल भी नहीं पा रहा था। अनन्या उसके पास रुकी। उसने बहुत ही पेशेवर तरीके से कहा कि मिस्टर ओबरॉय, आपका केस खत्म हुआ, कंपनी अब सुरक्षित है। लेकिन जैसा कि मैंने कोर्ट में कहा, आपको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। यही आपके और कंपनी के भविष्य के लिए बेहतर होगा। उसकी आवाज़ में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक ठंडी सलाह थी। कोर्ट के बाहर मीडिया का हुजूम अनन्या का इंतजार कर रहा था। वे उसे घेर कर सवाल पूछ रहे थे। अनन्या ने बहुत ही सूधे हुए शब्दों में बयान दिया। उसने कहा कि वह यह जीत उन सभी कर्मचारियों की है जिन्होंने इस कंपनी को बनाने में अपना खून पसीना दिया है। उसने यह भी घोषणा की कि वह अपनी फीस का आधा हिस्सा कर्मचारियों के कल्याण कोष में दान कर रही है। इस घोषणा ने उसे रातों रात एक मसीहा बना दिया। लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। अब वह सिर्फ एक वकील नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल बन चुकी थी। शाम को आरव अपने ऑफिस गया। वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने अपने केबिन से अपना सामान समेटना शुरू किया। उसने अपनी नेम प्लेट को मेज से उठाया जिस पर लिखा था सीईओ। आज वह प्लेट उसे बहुत भारी लग रही थी। उसे याद आया कि कैसे वह इस कुर्सी के लिए पागल था और इसी के लिए उसने अनन्या को नज़रअंदाज किया था। आज ना तो कुर्सी उसके पास थी और ना ही अनन्या। उसके पास केवल काव्या की यादें थी जो करवाहट से भरी थी, और अनन्या की यादें जो अब उसे जीवन भर सालने वाली थी। आरव जब बिल्डिंग से बाहर निकला तो बारिश हो रही थी। उसकी गाड़ी वहाँ नहीं थी क्योंकि कंपनी ने उसे वापस ले लिया था। वह सड़क पर अकेला खड़ा था। तभी एक काली लग्जरी कार उसके पास आकर रुकी। कांच नीचे हुआ। अंदर अनन्या बैठी थी। उसने आरव को देखा जो भीग रहा था। आरव को उम्मीद थी कि शायद वह उसे लिप देगी, लेकिन अनन्या ने केवल इतना कहा कि उम्मीद है कि अब तुम्हें बारिश और आंसुओं का फर्क समझ आ गया होगा। कार का कांच ऊपर चढ़ गया और गाड़ी आगे निकल गई। आरव वहीं बीच में खड़ा अपनी बर्बादी का तमाशा देखता रहा। अगले दिन के अखबारों में अनन्या की तस्वीर पहले पन्ने पर थी। आरव के इस्तीफे की खबर एक छोटे कोने में छपी थी। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। खन्ना ग्रुप दिवालिया होने की कगार पर था और ओबरॉय ग्रुप में नए प्रबंधन के तहत सुधार हो रहे थे। अनन्या ने अपना काम पूरा कर दिया था। उसने एक टूटे हुए सिस्टम को ठीक किया था और एक अहंकारी आदमी को जमीन पर ला दिया था। उसने साबित कर दिया था कि कलम की ताकत पैसे और बाहुबल से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। शहर के दूसरे कोने में काव्या एक सस्ते से फ्लैट में बैठी थी। उसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके थे। उसके अमीर दोस्त उसे छोड़कर जा चुके थे। वह टीवी पर अनन्या की सफलता देख रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारने की कोशिश की थी। उसका लालच उसे ले डूबा था। वह अब ना तो आरव की हो सकती थी और ना ही किसी और की। उसका भविष्य अंधकारमय था और उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। अनन्या अपने आलीशान अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी होकर देख रही थी। उसके हाथ में एक कप कॉफी थी। उसका फोन बजा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई कि मैडम वर्मा, हम हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से बोल रहे हैं। हमें आपकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। अनन्या मुस्कुराई। एक अध्याय खत्म हुआ था और दूसरा शुरू होने वाला था।
उसने आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली। वह अब आज़ाद थी, सफल थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह खुश थी। शहर के बाहरी इलाका में एक पुरानी और जर्जर इमारत की तीसरी मंजिल पर आरव ओबरॉय एक छोटे से कमरे में बैठा था। छत पर लगा पंखा एक अजीब सी आवाज़ कर रहा था जो सन्नाटे को और भी डरावना बना रहा था। कमरे में सामान के नाम पर केवल एक टूटा हुआ पलंग और एक मेज थी। यह वही आरव था जो कभी रेशमी चादरों पर सोता था और जिसके इशारे पर नौकरों को फौज खड़ी रहती थी। आज उसके सामने एक ठंडी चाय का प्याला रखा था और वह अखबार में नौकरी के विज्ञापन देख रहे थे। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे जो उसकी रातों की नींद हराम। आरव ने एक गहरी सांस भरी और अखबार को एक तरफ रख दिया। पिछले एक महीने में उसके कम से कम 50 कंपनियों में इंटरव्यू दिया था, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। कोई भी कंपनी एक ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखना चाहती थी जिस पर अपनी ही कंपनी को डूबने का और कुप्रबंधन का आरोप लगा था और उसकी प्रतिष्ठा बाजार में पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। जिन लोगों को वह अपना दोस्त मानता था उन्होंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया था। अब उसे समझ आ रहा था कि वे लोग आरव से नहीं बल्कि अपनी कुर्सी और पैसों से प्यार करते थे। उधर शहर की केंद्रीय जेल में काव्या एक कोने में सिमट बैठी थी। उसने जो सफेद कपड़े पहने थे वे मैले हो चुके थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी वह चमक दमक और अहंकार अब कहीं खो गया था। अदालत ने उसे धोखाधड़ी, मानहानि और कॉरपोरेट जासूसी के लिए 5 साल की कड़ी सजा सुनाई थी। जेल की पथरीली फर्श पर सोते हुए उसे अपने आलीशान बिस्तर की याद आती थी। उसे अब वे दिन याद आते थे जब वह आरव के पैसों पर ऐश करती थी और अनन्या का मजाक उड़ाती थी। आज अनन्या आजाद और सफल थी, जबकि वह सलाखों के पीछे अपनी करनी का फल भुगत रही थी। जेल की एक महिला गार्ड ने काव्या के पास आकर उसे खाने की थाली पकड़ाई। दाल और सूखी रोटी देखकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे यह दिन देखना पड़ेगा। उसने गार्ड से पूछा कि क्या कोई उससे मिलने आया है। गार्ड ने रुखेपन से जवाब दिया कि पिछले 2 हफ्तों से कोई नहीं आया। काव्या को गहरा धक्का लगा। उसके माता पिता और भाई बहनों भी उससे नाता तोड़ लिया था। उसने अपनी मूर्खता और लालच के कारण अपना सब कुछ खो दिया था। वह फुट फुट कर रोने लगी, लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अनन्या अपने नए पेंट हाउस में खड़ी होकर अपना सामान पैक कर रही थी। उसका यह शहर के सबसे पॉश इलाके में था, जिसके लिए उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। कमरे में हर चीज़ बहुत सलीके से रखी गई थी जो उसकी अनुशासित जीवन शैली को दर्शाती थी। उसके सूटकेस में केवल जरूरी कपड़े और कुछ कानूनी किताबें थी। कल सुबह उसकी फ्लाइट थी। उसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। यह एक ऐसा सम्मान था जिसका सपना हर वकील देखता है, लेकिन अनन्या के लिए यह केवल एक नई शुरुआत थी। उसने अपने ड्रेसिंग टेबल के दराज से एक पुरानी डायरी निकाली। यह डायरी वही थी जिसमें आरव के घर में बिताए 3 सालों का हिसाब लिखा था। उसने पन्ने पलटे, हर पन्ने पर उसके संघर्ष, उसके मौन आंसू और उसकी छोटी छोटी खुशियों का जिक्र था। उससे यह उस डायरी को एक पल के लिए सीने से लगाया और फिर उसे कचरे में के डिब्बे में डाल दिया। वह अपनी पुरानी यादों का बोझ लेकर नए सफर पर नहीं जाना चाहती थी। उसने महसूस किया कि वह पुरानी अनन्या नहीं रही। वह आग में तपकर कुंदन बन चुकी है। शाम को आरव को पता चला कि अनन्या देश छोड़कर जा रही है। उसने ये खबर टीवी पर देखी, जहां समाचार एंकर अनन्या की उपलब्धियों का गुणगान कर रहे थे। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि उस अनन्या से माफी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसका मन उसे एक आखिरी बार देखने के लिए तड़प रहा था। उसने अपनी जेब टटोली। उसके पास टैक्सी के लिए भी पूरे पैसे नहीं थे। उसने अपनी कलाई घड़ी को, उसके पास बची आखिरी कीमती चीज थी, उसे उतारकर मेज पर रखा और घर से निकल पड़ा। बस स्टॉप पर भीड़ थी और बारिश शुरू हो चुकी थी। आरव भीगते हुए बस का इंतजार कर रहा था। उसे याद आया कि एक बार अनन्या ने उससे कहा था कि उसे बारिश बहुत पसंद है। तब आरव ने चिढ़कर कहा था कि बारिश केवल कीचड़ और ट्रैफिक जम लाती है। आज जब वह खुद कीचड़ में खड़ा था तो उसे अनन्या की वह बात समझ आ रही थी। बारिश शुद्धिकरण का प्रतीक है। वह प्रकृति का तरीका है सब कुछ धोकर साफ करने का। आरव को लगा कि शायद यह बारिश उसके पापों को भी थोड़ा बहुत धो देगी। हवाई अड्डे पर अनन्या अपनी टीम के साथ चेक इन काउंटर की ओर बढ़ रही थी। उसने एक बहुत ही स्टाइलिश ब्लैक कलर का एक ड्रेस कोट पहना था और उसके हाथ में एक लेदर बैग था। लोग मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे। उसकी आभा किसी फिल्म स्टार से कम नहीं थी। पत्रकारों की एक छोटी भीड़ उसे घेरे हुए थी और वह बहुत ही विनम्रता से उनके सवालों का जवाब दे रही थी। उसकी हंसी में एक आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं देखा था। वह अब किसी की पत्नी या बहू नहीं थी, वह अपनी खुद की पहचान थी। आरव हवाई अड्डे के बाहर सुरक्षा घेरे में पास खड़ा था।
उसके कपड़े भीगे हुए थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। सुरक्षा गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। वह कांच की दीवार के पार उस अनन्या को देख रहा था। उसने देखा कि कैसे लोग अनन्या का सम्मान कर रहे थे। उसे गर्व महसूस हुआ, लेकिन साथ ही एक गहरा दर्द भी उठा। यह वही महिला थी जिसे उसने घर की चारदीवारी में कैद रखने की कोशिश की थी। उसने एक हीरे को पत्थर समझकर ठोकर मार दी थी और आज वह हीरा दुनिया में चमक रहा था। अनन्या की नजर अचानक कांच की दीवार की ओर गई। भीड़ के बीच उसने आरव को पहचान लिया। वह एक पल के लिए ठिठकी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने अपनी सेक्रेटरी से कुछ कहा और सुरक्षा गार्ड की ओर इशारा किया। गार्ड ने आरव को अंदर आने की अनुमति दे दी। आरव धीरे धीरे कदमों से अनन्या की ओर बढ़ा। उसके पैर भारी लग रहे थे। वह उस औरत के सामने कैसे खड़ा हो जिसका उसने इतना अपमान किया था। आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन अनन्या की नजरें स्थिर थी। आरव अनन्या के सामने आकर रुक गया। कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर आरव ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं तुम्हारे प्यार और तुम्हारे त्याग का अपमान किया। मुझे मेरी सजा मिल गई है अनन्या। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं बस तुम्हें जाते हुए देखना चाहता था और यह कहना चाहता था कि तुम सही थी। मैं वास्तव में एक अंधा इंसान था जिसे असली और नकली का फर्क नहीं पता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनन्या ने अपने पर्स से एक टिश्यू निकाला और आरव की ओर बढ़ाया। उसने बहुत शांत स्वर में कहा कि आरव, आंसू पोंछ लो, लोग देख रहे हैं। उसने आगे कहा कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम माफी के लायक हो, बल्कि इसलिए कि मैं अपने दिल में नफरत का बोझ लेकर नहीं जीना चाहती। नफरत इंसान को कमजोर बनाती है और मुझे अब मजबूत बने रहना है। तुम मेरे लिए एक अतीत का अध्याय हो जो बंद हो चुका है। मैं तुम्हारे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आरव ने पूछा कि क्या हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा? क्या वह 3 साल का साथ कोई मायने नहीं रखता? अनन्या ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा कि वह 3 साल मेरे लिए एक परीक्षा थे। आरव, उस परीक्षा ने मुझे सिखाया कि मुझे क्या नहीं बनना है। तुमने मेरी ताकत का एहसास कराया। अगर तुम मुझे तलाक के वह कागज नहीं देते तो शायद मैं आज भी उसी रसोई में तुम्हारी रोटियां बना रही होती। तुमने अनजाने में ही सही मुझे आज़ाद कर दिया, इसलिए एक तरह से मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि एक जाने वाली उड़ान भरने के लिए तैयार है। अनन्या ने अपनी घड़ी देखी और उसने कहा कि मुझे अब जाना होगा। आरव, मेरी फ्लाइट का समय हो रहा है। उसने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसने बस सिर हिलाकर अभिवादन किया। यह एक अंतिम विदाई थी। आरव ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि वह उसे रोक नहीं सकता। वह उसी पक्षी को नहीं रोक सकता जिसने अभी उड़ान सीख लिया है। अनन्या मुड़ी और सुरक्षा जहाज की ओर बढ़ गई। आरव वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसने देखा कि अनन्या ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सीधे आगे बढ़ती गई। उसका सिर ऊंचा था और चाल तेज थी। वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी जहां पूरी दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। आरव को महसूस हुआ कि उसके सीने में एक भारी बोझ उतर गया है। उसने अनन्या को खो दिया था, लेकिन उसने खुद को पा लिया था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी का असली मतलब पैसा कमाना नहीं, बल्कि रिश्तों और इंसानों की कदर करना है। अनन्या जब विमान में अपनी सीट पर बैठी तो उसने खिड़की से बाहर देखा। नीचे शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसे वह पुराना घर, वह अदालत, वह ऑफिस, सब कुछ बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। उसने महसूस किया कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो नीचे की चीजें अपने आप छोटी हो जाती है। उसकी समस्या, उसके दुख और उसका अतीत सब कुछ अब पीछे छूट गया था। वह बादलों के ऊपर थी जहाँ केवल खुला आसमान और अनंत संभावनाएं थी। उसके होठों पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। विमान ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और देखते ही देखते हवा में ऊपर उठ गया। अनन्या ने अपनी फाइल खोली जिस पर लिखा था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। उसके सामने एक नया केस था, एक नई चुनौती थी। उसे उन हजारों महिलाओं की आवाज़ बनना था जो अन्याय के खिलाफ नहीं बोल पाती थी। उसने मन ही मन अपनी दादी सास को धन्यवाद दिया जिन्होंने उसे आरव की जिंदगी में भेजा था। भले ही वह रिश्ता नहीं चला, लेकिन उसने अनन्या को उसकी असली पहचान से मिलवा दिया था। नीचे जमीन पर आरव हवाई अड्डे से बाहर निकला। बारिश अब रुक चुकी थी और आसमान साफ हो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। उसने एक लंबी सांस ली। उसे भूख लग रही थी। उसने सोचा कि अब उसे अपनी मेहनत की कमाई से रोटी खानी होगी, चाहे वह सूखी ही क्यों ना हो। उसने पास के एक ढाबे पर बर्तन धोने की नौकरी के बारे में सोचा जो उसने अखबार में देखी थी। कोई काम छोटा नहीं होता। अब उसे शून्य से शुरुआत करनी थी। यह एक कठिन रास्ता था, लेकिन यह रास्ता सच्चाई का था। समय बीतता गया। अनन्या वर्मा का नाम अंतर्राष्ट्रीय कानून जगत में एक ब्रांड बन गया। उसने कई बड़े केस जीते और कई कंपनियों को बर्बाद होने से बचाया।
उसने महिलाओं के अधिकारों के लिए कई नए कानून बनवाए। लोग उसे आयरन लेडी कहने लगे। वह दुनिया भर की पत्रिकाओं के कवर पेज पर छाई रहती थी, लेकिन इतनी सफलता के बाद भी उसने कभी दोबारा शादी नहीं की। उसने अपना पूरा जीवन अपने काम और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह अपनी शर्तों पर जी रही थी। उधर आरव ने अपनी मेहनत से धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाया। उसने एक छोटी सी कंसल्टेंसी फर्म शुरू की। अब वह करोड़पति नहीं था, लेकिन वह खुश था। उसने अपने कर्मचारियों के साथ सम्मान से पेश आना सीखा। वह अक्सर अनन्या की खबरें अखबार में पढ़ता था और मन ही मन मुस्कुरा देता था। उसे कोई जलन नहीं होती थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिलता था कि वह खुश है। काव्या जेल से छूटने के बाद गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गई। उसे अपने किए पर जीवन भर पछतावा रहा। कहानी का अंत सुखद और प्रेरणादायक नोट पर होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान वह हथियार है जो किसी भी परिस्थिति में आपकी रक्षा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक औरत अगर चाहे तो वह घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर उसे ललकारा जाए तो वह पूरी दुनिया को भी झुका सकती है। अनन्या की कहानी उन लाखों महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए खड़े होने का फैसला किया। 1 साल बाद अनन्या भारत वापस आई। उसे एक विश्वविद्यालय में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। ऑडिटोरियम छात्रों से भरा हुआ था। जब वह मंच पर आई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने अपना भाषण शुरू किया। जीवन में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम दूसरों को अपनी कीमत तय करने देते हैं। अपनी कीमत खुद पहचानो और दुनिया को मजबूर कर दो कि वह तुम्हें उसी कीमत पर स्वीकार करे। उसकी इन पंक्तियों ने वहां मौजूद हर लड़की की आंखों में एक नई चमक भर दी। भाषण के बाद जब वह बाहर निकली तो एक छोटी बच्ची उसके पास आई और ऑटोग्राफ मांगा। अनन्या ने उसके डायरी पर हस्ताक्षर किए और नीचे लिखा, उड़ना सीखो। बच्ची ने पूछा कि मैम, क्या आप कभी नहीं डरती थी? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि डरना बुरा नहीं है बेटा, लेकिन डर के आगे झुक जाना बुरा है। डर को अपनी सीढ़ी बनाओ और ऊपर चढ़ते जाओ। बच्ची ने वादा किया कि वह भी बड़ी होकर अनन्या जैसी बनेगी। अनन्या को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। कार में बैठते हुए अनन्या ने आसमान की ओर देखा। सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी रंग बिखरा हुआ था। यह एक दिन का अंत था, लेकिन एक नए युग की शुरुआत थी। उसने अपने ड्राइवर से कहा कि चलो घर चलते हैं। गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे रह गई धूल और पुरानी यादें। आगे था एक सुनहरा भविष्य जो उसका इंतजार कर रहा था। अनन्या वर्मा एक गृहिणी, एक वकील, एक योद्धा हमेशा के लिए एक किंवदंती बन गई। और इसी के साथ यह कहानी अपने अंजाम तक पहुंची।